सिर्फ 9 महीने की उम्र में उसने ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और उसके पास जाइगेंटिक अमाउंट ऑफ माना था। जब वो 6 साल का हुआ उसे स्कूल भेज दिया गया। हर कोई उसका छोटा दोस्त बनना चाहता था, पर उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। ये कोल बॉय सिर्फ अकेले और फन करना चाहता था, लेकिन वहां एक लड़की थी जो उसमें इंटरेस्टेड थी। इनिशियली उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब बाकी बच्चों ने उस लड़की की लाइफ डिफिकल्ट करनी शुरू की तो उसे इंटरवीन करना पड़ा। उसने दूसरे लड़के को हवा में स्पिन करते हुए उड़ा दिया और वो सीधा अपने बट के बल जमीन पर गिरा। मेरी कमर टूट गई, स्पाइनो। रोती हुई लड़की ने उसे थैंक यू कहा, लेकिन ध्यान से एग्जामिन करने पर उसे रियलाइज हुआ कि ये लड़की मना का एक वेल है, प्रोडिजीज के बीच एक प्रोडिजी। सिर्फ तभी उसने उस लड़की में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। कुछ टाइम बाद ये लड़का अपनी फैमिली के साथ एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया। मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे। हालांकि वो अभी सिर्फ 6 साल का था, पर उसके पास मना पर अब्सर्ड कंट्रोल था। वो बिना किसी डिफिकल्टी के एक ट्रक को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर सकता था। क्या हमें आखिरकार ट्रक उनका एक ओपोनेंट मिल गया है? ये लड़का बिल्कुल किल्लुआ जैसा लग रहा था। वो क्रैकन नाम के एक नेशनल कैटास्ट्रोफी लेवल मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और वो सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा था। जो एस रैंक हीरो उस मॉन्स्टर के लिए इंचार्ज था वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, जब अचानक उसने ब्रिज से क्रैकन की तरफ एक जाइगेंटिक अमाउंट ऑफ माना आते हुए फील किया। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आसपास कोई और हीरो नहीं होना चाहिए था, और ये पता चलने पर कि मॉन्स्टर रैंक 3 का है, वो एक्साइटेड हो गया, कार से बाहर निकला, स्ट्रेचिंग शुरू की और अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। उसमें से एक अब्सर्ड ऑरा एमिनेट होने लगा। फिर वो फुल स्पीड में भागा। इंसिडेंट की तरफ देखते हुए उसने वहां ह्यूज अमाउंट ऑफ माना देखा। किसी ऐसे इंसान का उस जगह पर होना कोई सेंस नहीं बनाता था। जब वो वहां पहुंचा तो लड़का अकेले ही क्रैकन से डील कर रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि वो माना उस लड़की से आ रहा था जिसने अपना सब कुछ यूज कर लिया था और बेहोश हो गई थी। वो लड़की प्रोटैगनिस्ट की बहन थी, जबकि वो लड़का अकेले उसे रैंक 3 मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर रहा था। विक्टर, जो कि सबसे फियर्ड एस रैंक हंटर्स में से एक था, समझ गया कि ये दोनों बच्चे हद से ज्यादा स्ट्रांग थे। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि इस लड़के की ऐसी मेंटालिटी क्यों है? क्यों वो ऑलरेडी एक कोल्ड गाय से एक फ्रोजन गाय बन चुका है, जिसे रोमांस की कोई परवाह नहीं है और बचपन से ही सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस्ड है? ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वो अनडेड के नाम से जाना जाता था, एक बर्सर्कर जो सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जीता था। अब वो उन 8 ब्लैक डंजन्स में से एक के अंदर था जहां कोई भी इंसान बॉटम तक नहीं पहुंच पाया था। इस अबिसल डंजन को दी अबिस भी कहा जाता था। वहां के सारे मॉन्स्टर्स एलीट लेवल के थे, पर उसने उन्हें ऐसे स्लाइस किया जैसे ब्रेड काट रहा हो। वो अनस्टॉपेबल था। और भी एलीट मॉन्स्टर्स अपीयर हुए। इस बार उसकी सोर्ड आर पार नहीं गई, क्योंकि उस बड़े दांत ने उसे इजीली तोड़ दिया। फिर भी उसने दूसरी सोर्ड निकाली और उसे एलिमिनेट कर दिया। वहां कहानी सुनाने के लिए कोई नहीं बचा था, उसके कंपेनियंस भी नहीं। फिर भी वो अपनी डेस्टिनी से बच नहीं सका, इसलिए वो सीधा बॉस को चैलेंज करने गया। वहां ऑलमोस्ट कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था, पर उसे पता था कि वो चीज वहां थी। जब मास्टर ऑफ द अबिस ने अपनी आंख खोली तो मैथ्यू का पेट इंस्टेंटली ऑब्लिटरेट हो गया। लगता है वो एक लंबे टाइम तक पानी नहीं पी पाएगा। अचानक वो हंसने लगा। किसी भी इंसान के लिए मास्टर ऑफ द अबिस को डिफीट करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। और जब वो अपनी आंखें बंद करने ही वाला था, एक रोती हुई लड़की चिल्लाती है कि वो ऐसे नहीं मर सकता। मैथ्यू ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। लड़की बुरी तरह रो रही थी। सैरा ने मैजिक से उसको हील करना शुरू कर दिया। मैथ्यू ने उसे भाग जाने को कहा, पर सैरा चिल्लाई कि वो उसकी हेल्प करेगी। उसकी हालत और टेरेबल वुंड्स देखकर वो और जोर से रोने लगी। ये फैक्ट कि वो अब तक जिंदा था अपने आप में एक मिरेकल था। उसकी आंखें शार्प हो गई। अगर वो एक और मिरेकल क्रिएट कर सके तो शायद वो उसे बचा सकती है। एमसी ने सोचा कि ये सच में एंड था, एक ऐसी लाइफ का लास्ट मोमेंट जो सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने में निकल गई। उसने सारा को इमेजिन किया और फील किया कि उसे कोई रिग्रेट्स नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी पार्टनर अकेली रह जाएगी। उसने सिर्फ यही होप की कि वो उसे माफ कर सके। मैथ्यू ने क्लोई के बारे में सोचा। उसे लोगों की परवाह करने की आदत नहीं थी, पर फिर भी उसे उस लड़की की फिक्र थी जो अभी अभी अडल्ट हुई थी, और उसमें अच्छाई देखने के लिए उसे थैंक यू कहा। सैरा रोते हुए बोली कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। भले ही उसके रुकने की एक लिमिट थी, पर उसके हाथों में एक गोल्डन लाइट फ्लेयर होने लगी। उसे परवाह नहीं थी कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, वो उसे बचाने वाली थी। तभी एक पावरफुल बीम आकर एमसी से टकराई, जिसके बाद एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी आंखें खोली और अपने पेरेंट्स को अपने सामने देखा। एक लड़की ने स्माइल करते हुए कहा कि वो उठ गया है। मैथ्यू ने बोलने की कोशिश की। उसकी मां ने उसे वार्मली देखा और मैथ्यू सोचने लगा कि ये क्या चल रहा है, क्या ये आफ्टर लाइफ थी? उस औरत ने खुद को उसकी मॉम इंट्रोड्यूस किया और उसके बगल में खड़े आदमी ने खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि वो उसका डैड है, जोक करते हुए कि वो जरूर उन्हें देखने के लिए जल्दी उठ गया। मैथ्यू ने अपना हाथ उठाया और अपनी मां की उंगली पकड़ ली। उन्होंने स्माइल की और पूछा क्या उसे सपोर्ट चाहिए, जबकि उसके फादर ने जोक किया कि उनके पास भी 2 हाथ और 10 उंगलियां हैं अगर जरूरत हो तो। मैथ्यू को रियलाइज हुआ कि ये आफ्टर लाइफ नहीं थी। वो बेयरली मूव कर पा रहा था। वो मरा नहीं था। वो वापस उस टाइम में चला गया था जब वो 1 साल का था। उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। इस तरह टाइम रिवाइंड होना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। मैथ्यू को याद आया कि सैरा उसे हील करने की कोशिश कर रही थी। अगर वही मिरेकल इम्पॉसिबल को रियल बना सकता था तो क्लोई ने जरूर उसके मरने से ठीक पहले उसे यूज किया होगा। अपने पेरेंट्स को देखते हुए मैथ्यू ने सोचा कि जब वो 12 थ्रोन्स के लेवल तक पहुंची गई थी तो शायद टाइम को वापस मोड़ना इतना शॉकिंग भी नहीं था। एमसी ने सैड होकर साइड में देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पेरेंट्स को वापस देख पाएगा। मैथ्यू को उनकी डेड बॉडीज याद आई। जब वो 6 साल का था तब दोनों मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए थे, और उस दिन के बाद से मॉन्स्टर्स के लिए उसकी हेट्रेड जलना कभी बंद नहीं हुई। मैथ्यू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कसम खाई कि ये सेकंड चांस फ्यूचर को बदल देगा। मैथ्यू ने अपनी मुट्ठी भींची और जीत की फीलिंग के साथ चिल्लाया। फिर उसने फ्रॉन किया। मेमोरीज हो या ना हो, वो अभी भी बस एक बच्चा था जो अपने खिलौनों के बगल में लेटा था। मैथ्यू को रियलाइज हुआ कि वो टोटली हेल्पलेस था। अभी के लिए उसकी लाइफ सिर्फ खाना, सोना और बाथरूम जाना था। उसने अपना हाथ उठाया और सोचा कि कम से कम उसे वापस सांस लेने का मौका तो मिला।
फिर उसने रोल ओवर करने की कोशिश की और सोचा कि वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है। एना ने अपने हाथ हिलाए और चिल्लाई कि वो ये कर सकता है। एमसी ने आंखें फाड़कर उसे देखा। ये क्रेजी लड़की एना थी, उसकी बहन, जो उससे 4 साल बड़ी थी। मैथ्यू को एक पुरानी फैमिली फोटो याद आई। एना की उसकी मेमोरीज उसके पेरेंट्स की यादों से ज्यादा ब्लरी थी, पर एक मोमेंट उसे साफ याद था। उसे याद था कि वो कार में बैठे थे और एना उसे कह रही थी कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। मैथ्यू ने अपनी आंखें खोली और याद किया कि जिस दिन मॉन्स्टर्स ने उसकी फैमिली को छीना था, एना ने उसे कस के पकड़ा था और वही प्रॉमिस बार बार रिपीट कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट रोल ओवर हुआ और उसकी बहन उसे चीयर करने लगी। एना ने उसे कस के हक किया और उसे एक हैंडसम लिटिल मैन बुलाया। 9 महीने की एज में वो मैजिक से घिरा हुआ बैठा था और सोच रहा था कि उसकी बहन उसके लिए कितनी ऑब्सेस्ड थी। मना हर जगह था, पतला था पर हवा में फ्लोट कर रहा था। उसे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना याद आया और कैसे उसके पास हमेशा माना की कमी रहती थी। अब उसे इस चांस को यूज करना था और उतना माना गैदर करना था जितना उसकी यंग बॉडी होल्ड कर सके। एना ने अपना हाथ पीछे खींचा और पूछा कि एमसी क्या कर रहा था। उसने दूसरी तरफ देखा, ये सोचते हुए कि उसने ये करते वक्त कुछ नोटिस किया है। मैथ्यू ने उसे मैजिक में रैप देखा और रियलाइज किया कि उसकी बहन एक स्पंज की तरह थी जिसमें अब्सर्ड अमाउंट ऑफ माना पैक्ट था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसने रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा एनर्जी माना पॉइजनिंग का कारण बन सकती है, जो कि डेडली होती है। इससे पहले कि ऐसा हो, उसे उसको माना कंट्रोल सीखने में हेल्प करनी होगी। उसकी बहन ने उसके हाथ पकड़े और कहा कि वो उसे चलना सिखाएगी। एमसी ने सोचा कि भले ही वो एक छोटे बच्चे जैसा दिखता है, पर वो ऑलरेडी ठीक से चल और बोल सकता था। अभी भी करने को बहुत कुछ था, इसलिए उसने बाहर भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। एना ने एक्साइटेड होकर वेव किया और चिल्लाई कि वो मैथ्यू को ले आई है। स्ट्रीट के बच्चों ने वापस वेव किया और उसे ग्रीट किया। मैथ्यू ने फ्राउन किया। उसकी बहन नेबरहुड में सभी के साथ इजीली घुल मिल जाती थी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। एमसी अचानक एक लड़की की तरफ मुड़ा। उसने अनॉय होकर वापस देखा। फिर उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों है और क्या कर रहा है। मैथ्यू ने जवाब दिया कि उसे यहाँ घसीट कर लाया गया है। फिर उसने उसे एक स्टिक बुलाया। वो चिल्लाई कि उसने पहले ही कहा था कि उसे ये मत बुलाया करो, और उसने पलटकर जवाब दिया कि अगर उसे एक स्टिक दिखेगी तो वो उसे स्टिक ही बुलाएगा। एना दौड़ते हुए आई और पूछा कि आज वो लोग क्या खेल रहे हैं। एक चबी लड़के ने कहा कि क्योंकि आज रोज से ज्यादा बच्चे आए हैं तो उन्हें कॉप्स एंड रॉबर्स खेलना चाहिए। एमसी सोचने लगा कि उसे उनके साथ क्यों जुड़ना पड़ रहा है, जबकि अंदर से वो ऑलरेडी 36 साल का आदमी था। एना ने उसे एक बड़ी सी स्माइल दी और पूछा कि क्या ये उसका पहला गेम है, और बोली कि वो उसे रूल समझा सकती है। मैथ्यू ने स्माइल की। उसे वापस स्माइल करते देख सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एना और मैथ्यू एली में चलने लगे। एमसी ने नोटिस किया कि वो ऑलरेडी मड से कवर हो चुके थे। एना बस मुस्कुराई और बोली कि इसमें मजा आएगा। प्रोटैगनिस्ट ने चुपचाप जवाब दिया कि शायद वो सही कह रही थी। अचानक एक कुत्ते ने अपने दांत दिखाए। एना की आंखें फटी की फटी रह गई। वो एली में उस कुत्ते की तरफ मुड़ी और मैथ्यू सोचने लगा कि क्या ये जंगली कुत्ता है। एना ने उसे बचाने के लिए अपना एक हाथ उसके आगे कर दिया। काम रहने की कोशिश करते हुए उसने कहा कि सब ठीक है। तभी एमसी को उसका वो प्रॉमिस याद आया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। एना ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और सोचा नहीं। फिर उसने उसके आर्म को साइड किया और आगे बढ़ा। उसका फेस हार्डन हो गया। पिछली बार वो सिर्फ अपनी बहन के हाथों में कांपा था, पर इस बार सब डिफरेंट था। मैथ्यू ने अपने पैर फर्मली जमाए और कसम खाई कि इस लाइफ में वो हमेशा उसके साथ रहेगा। एना शॉक में प्रोटैगनिस्ट को देखती रह गई। उसके चारों तरफ माना फ्लेयर होने लगा। उसने वो एनर्जी उस कुत्ते के अंदर भेजी। वो कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया। तभी मैथ्यू ने उसे डांटते हुए कहा कि यहां से दफा हो जा। वो आवारा कुत्ता तुरंत वहां से भाग गया। एमसी के चारों तरफ की फायर और स्ट्रांग हो गई थी। फिर उसने स्माइल किया और कहा कि वो ठीक है। एना ने उसके शोल्डर्स पकड़े, पूछा कि उसने ये कैसे किया, और बोली कि उसे भी माना चाहिए। उसे अपने आसपास घूमते देख एमसी समझ गया कि ऐसी रिएक्शन एक्सपेक्टेड थी। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और कहा कि वो उसे सिखाएगा। मैथ्यू ने अपना सिर खुजाया और कहा कि वो वैसे भी उसे सिखाने ही वाला था। एना जोर जोर से हंसने लगी। फिर अचानक उसने उसे पकड़ा और चिल्लाई कि उन्हें जल्दी घर जाना होगा, इससे पहले कि मॉम टेंशन लेने लगे। एमसी को अपनी फैमिली की डेड बॉडीज याद आई और उस स्माइल के बारे में सोचा जिसे वो हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था। रिग्रेशन से पहले जब वो 6 साल का था तब उन्हें स्लॉटर कर दिया गया था। उसे ये सब रोकना था। अपनी बहन के पीछे भागते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कसम खाई कि वो फ्यूचर बदलने के लिए कुछ भी करेगा। उसकी आंखों में रेड लाइटनिंग भर आई। लट्टू जमीन पर तेजी से स्पिन कर रहा था। एना मना का यूज करके उस लट्टू को घुमा रही थी। मैथ्यू ने कहा कि यह गलत था। उसे राइट फोर्स के साथ पुश करना था और अपना बैलेंस मेंटेन करना था। उसने अपनी गर्दन रगड़ते हुए सोचा कि एना के पास पैदाइशी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ माना होल्ड करने की एबिलिटी थी, पर उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। एना ने अपनी स्लीव्स फोल्ड की और चिल्लाते हुए उसे देखने को कहा। फिर उसने माना का एक मैसिव बर्स्ट रिलीज किया। वो लट्टू पागलों की तरह घूमने लगा। 1 सेकंड बाद वो उसके पास से तेजी से निकल गया। वो खिलौना कमरे में उड़ने लगा और एमसी ने सोचा कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एना रोते हुए बोली कि उस जैसी होपलेस लड़की ऐसे अमेजिंग गिफ्ट को डिजर्व नहीं करती। पूरी फैमिली बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उनकी मॉम ने कहा कि अगले साल वो 6 साल का हो जाएगा और मैथ्यू किंडरगार्टन शुरू करेगा। उसने उनकी तरफ देखा और कहा कि उसे सच में इसकी जरूरत नहीं है, पर उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है। मैथ्यू ने अपने हाथ पर सिर रखते हुए सोचा कि उसकी लगातार शिकायतों ने ही किंडरगार्टन को इतने टाइम तक डिले किया था। फिर भी उसने 6 साल की एज में आने पर जाने का प्रॉमिस किया था। अब वो उन लाउड बच्चों के बीच फंस जाएगा जो हर छोटी बात पर रोते थे। उसने खुद को बच्चों के एक झुंड के साथ किंडरगार्टन में फंसा हुआ इमेजिन किया। टीवी पर होस्ट ने कहा कि साल खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है और आज का दिन ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। फिर उसने सबको स्क्रीन पर देखने को कहा। एक रिपोर्टर ने बताया कि वो जोंगमियो में थे जहां जोसियोन एंसेस्टर्स बेरिड थे और यहां से कोरियन हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू होगा। उस नए चैप्टर के बारे में सोचते हुए एमसी ने अपना सिर झुका लिया। उसने उन लोगों को इमेजिन किया जिन्होंने पहली बार मॉन्स्टर्स को दुनिया में बुलाया था।
ह्यूमैनिटी को माना मिलने के बाद लोग बिना उसकी कीमत समझे उसका यूज करते रहे। माना ने मॉन्स्टर्स को भी क्रिएट किया। फिर 21st सेंचुरी से ठीक पहले 1999 में एंड ऑफ सेंचुरी डिजास्टर हुआ। प्रोटैगनिस्ट को मॉन्स्टर्स की सिटी को तबाह करते हुए सीन याद आने लगे। अराउंड 30% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। जायंट इंसेक्ट्स ने सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ह्यूमैनिटी डर से कांप रही थी। मॉन्स्टर्स कभी भी अपीयर हो सकते थे। गवर्नमेंट्स और लॉज ने अपनी सारी पावर खो दी थी और माना ही इकलौती रियल स्ट्रेंथ बन चुका था जिसने एक नया ऑर्डर क्रिएट किया। मैथ्यू ने आर्म्ड फाइटर्स और पावरफुल एलीट्स को इमेजिन किया, ये सोचते हुए कि अमीर और स्ट्रॉन्गेस्ट माना यूजर्स ने बची खुची पुरानी गवर्नमेंट्स को हटाकर एक नई पावर फॉर्म की। पर जब तक चीजें सेटल हुई, ह्यूमैनिटी तब तक ऑलरेडी बुरी तरह टूट चुकी थी। मैथ्यू को लोगों का मॉन्स्टर्स से छुपना याद आया। सिटीज एक दूसरे से कट ऑफ हो चुकी थीं और बड़े बड़े रीजन्स को आइसोलेटेड छोड़ दिया गया था जो बस तबाह होने का वेट कर रहे थे। तभी एमसी ने सोचा कि उस होपलेस कोरिया में उम्मीद की एक छोटी सी फ्लेम जल उठी थी। एक औरत ने स्क्वायर क्रॉस किया। उसने अपनी नजरें उठाई और सामने देखा। एना बोली कि वो कितनी प्रिटी है। मैथ्यू ने एक्सप्लेन किया कि मॉली एक टाइम पर फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी पर बाद में कोरिया को प्रोटेक्ट करने वाली पहली गॉडेस बन गई। जैसे ही मॉली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने एक्सप्लेन किया कि वो माना को काम और स्कैटर कर सकती थी। उसके गिफ्ट को व्हाइट ग्रेस कहा जाता था। मैथ्यू को नाइट स्क्वाड याद आई और उसने कहा कि जो प्लेयर्स ऑल्टर को गार्ड करते थे वो आगे चलकर कोरिया स्वॉर्ड्स बने, यानी द 12 थ्रोन्स। अपने एक हाथ पर सिर रखते हुए एमसी ने सोचा कि माना कंट्रोल ब्यूरो प्लेयर्स को ओवरसी करता था, पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ने अपने खुद के क्लैंस बना लिए थे। जैसे ही मॉली ने उस स्फीयर की तरफ कदम बढ़ाया, मैथ्यू ने कहा कि क्योंकि उसके पास रेयरेस्ट गिफ्ट और कोरिया में ह्यूज इन्फ्लुएंस था, इसलिए उसे 12 थ्रोन्स में से एक के रूप में चुना गया। उसने आगे बताया कि कोई भी प्लेयर जो थ्रोन बनता था और किसी क्लैन से बिलोंग करता था, वो ब्यूरो और अपने क्लैन दोनों की पावर का यूज कर सकता था। उनका रोल प्लेयर एक्टिविटी पर नजर रखना था। वॉरियर्स अपने सिर झुकाए एक लाइन में घुटनों के बल बैठे थे। मॉली ने कहा कि 12 थ्रोन्स होप करते हैं कि उनका काम फ्यूचर में हेल्प करेगा। एना ने उस ग्लोइंग स्फीयर की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी मॉली ने हेवन के गॉड्स को पुकारा ताकि उसे इस कंट्री को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेंथ मिल सके। एक मोमेंट बाद वो स्फीयर ब्राइटनेस के साथ चमका। हर जगह ब्लू लाइट फैल गई और सिटी के ऊपर से माना फ्लो करने लगा। होस्ट ने उसकी तरफ पॉइंट करके कहा कि उनके सामने एक कोकून खुल रहा है, एक हाफ डोम बैरियर जो माना को सोल के आसमान में तबाही मचाने से रोकेगा। एना ने स्माइल करते हुए कहा कि वो बैल्कनी से देखने जा रही है। एमसी उसके पीछे पीछे गया। उसकी बहन मुड़ी और काफी सरप्राइज दिखी। आसमान से माना पार्टिकल्स गिरने लगे थे और हर कोई शांति से ये नजारा देख रहा था। एना ने कहा कि नाइट स्काई बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। उनके फादर ने कहा कि अब वो आखिरकार चैन से जी पाएंगे। उनकी मॉम ने उस गॉडेस को थैंक यू कहा। आसपास की बैल्कनीज पर बाकी फैमिलीज ने भी प्रे करना शुरू किया। जल्दी ही और भी लोग उनके साथ जुड़ गए। एमसी के पेरेंट्स ने अपने हाथ जोड़े और प्रे किया। एना ने उन्हें कॉपी किया और चिल्लाते हुए बोली कि वो भी प्रे करना चाहती है। जब उन्होंने उसे साथ प्रे करने को कहा तो वो मुड़ा। मैथ्यू ने ये सोचते हुए अपना सिर झुकाया कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। उसे ड्रैगन्स का सिटीज को तबाह करना याद आया और उसने सोचा कि जब एंड आया था तो भगवान तक मारे गए थे। आसमान ब्राइट ब्लू कलर में चमक रहा था। फिर वो लाइट धीरे धीरे क्लोज इन होने लगी। मैथ्यू ने ऊपर देखा और सोचा कि आसमान वापस डार्क हो रहा है। एना ने स्माइल करते हुए भगवान से प्रे की कि उसकी फैमिली हमेशा हैप्पीली रहे। मैथ्यू ने उसकी तरफ देखा। फिर वो ये सोचकर मुस्कुराया कि इस लाइफ में उसकी फैमिली खुश रहेगी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। दूर अंधेरे में एक ह्यूज मॉन्स्टर वेट कर रहा था और कहानी उस साल की तरफ आगे बढ़ी जब प्रोटैगनिस्ट 6 साल का हुआ। वही साल जब उसकी फैमिली को छीन लेने वाली ट्रेजेडी आने वाली थी। जब वो 6 साल का हुआ, ठीक अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैथ्यू को किंडरगार्टन भेज दिया गया। टीचर ने स्माइल किया और कहा कि आज एक नया दोस्त उन्हें ज्वाइन कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा। उसने कहा कि उसका नाम मैथ्यू है और वो 6 साल का है। बाकी बच्चे विस्पर करने लगे और उसने आगे ऐड किया कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। टीचर हंसी और बोली कि ये काफी शॉर्ट था। शायद वो और कुछ कहना चाहता था क्योंकि हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था, पर एमसी को बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे इन बच्चों के दोस्त बनने की कोई जरूरत है। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। कैथरीन ने चिल्लाते हुए पूछा कि वो इस ग्रुप में क्यों है। एमसी ने अपने आर्म्स क्रॉस किए और सोचने लगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। लड़की चिल्लाई कि उसने पहले ही उसको वैसा न बुलाने को कहा था। टीचर ने क्विकली उन्हें शांत कराया और कहा कि लंच से पहले उनके पास फ्री टाइम है, इसलिए उन्हें मैथ्यू के साथ नाइसली पेश आना चाहिए। एक मोमेंट बाद ही बच्चे भागकर उसके पास आ गए। उन्होंने उसे क्वेश्चन से घेर लिया कि वो कहाँ रहता है, क्या उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता है, जबकि टीचर कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले हुए मैथ्यू ने सोचा कि वो मुश्किल से ही क्वेश्चंस की इस एंडलेस वेव से बच पाएगा। उसे बच्चों से नफरत थी। उसने ऊपर देखा और उसे चिल्ड्रंस बुक कॉर्नर दिखाई दिया। उसने शेल्फ से एक बुक निकाली और सोचा कि कम से कम यहाँ शांति तो है। ये बुक्स छोटे बच्चों के लिए थीं, पर टाइम पास करने के लिए रीडिंग अभी भी बेस्ट वे था। मैथ्यू ने अपने बगल में एक चेयर सेट की। तभी एक लड़की के सिर का रिबन थोड़ा हिला। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए वो बस उसे देखती रह गई। फिर उसकी आंखें फैल गईं और वो ब्लश करने लगी। अचानक एक लड़का उसके पीछे आ खड़ा हुआ। ग्रिन करते हुए उसने पूछा कि वो वापस से क्या पढ़ रहे हैं और किसी को इन बुक्स में आखिर क्या ही पसंद आता है। फिर उसने उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका कोई दोस्त नहीं है और वो हमेशा अकेली बैठती है। उसकी ये बात सुनकर लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उस लड़के ने उसका रिबन छीन लिया और उसका मजाक उड़ाया कि ये कितना अगली है। उसने अपना रिबन लेने की कोशिश की और गिड़गिड़ाई कि वो उसे वापस दे दे क्योंकि ये उसके डैड ने उसे दिया था, पर उस बुली ने बस उसका मजाक बनाया और इनकार कर दिया। वो उसे लेकर भाग गया और चिल्लाने लगा कि आओ और इसे वापस ले लो। वो लड़की रोने लगी और उसने दोबारा भीख मांगी। उस बुली ने अपनी जीभ बाहर निकाली। तभी उसने सुना कि एमसी ने उसे चाइल्डिश बुलाया। वो उसकी तरफ मुड़ा, उसका फेस हार्डन हो गया और उसने पूछा कि उसने क्या कहा।
प्रोटैगनिस्ट धीरे से खड़ा हुआ, चलकर उसके पास गया और बोला कि वो एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि ऑनेस्टली काफी फनी था। बुली ने चिल्लाते हुए उस पर पंच चलाया कि अब तू गया। एमसी ने एक बार उसे डॉज किया और फिर उसने उस बुली के पैरों पर स्वीप किक मारी। जैसे ही वो लड़का गिरा, मैथ्यू ने रिबन कैच कर लिया। वो वापस चलकर गया और रिबन उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर मैथ्यू ने उससे कहा कि नेक्स्ट टाइम किसी को भी ये छीनने मत देना। वो बुली चिल्लाया कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। एक 6 साल के बच्चे के मुंह से ये सुनना सच में काफी क्रीपी था। एमसी तेजी से मुड़ा, बुली पीछे हट गया और फिर भागते हुए चिल्लाया कि वो उसे अगली बार देख लेंगे। उस लड़की ने एमसी का स्वेटर पकड़ लिया। उसने बोलने की कोशिश की, पर उससे पहले ही उसके आंसू निकल आए जब उसने रियलाइज किया कि उसने उसका रिबन वापस ला दिया था। एमसी ने उसे देखा और बाकियों के बारे में सोचा। कैथरीन और जिमी के पास नॉर्मल से ज्यादा माना था, पर बाकी के बच्चे कुछ खास नहीं थे। उसकी आंखें शार्प हो गईं। तभी उसे उस लड़की के अंदर एक मैसिव अमाउंट ऑफ माना सेंस हुआ। वो स्टन्ड होकर पीछे हट गया। उसका मना अब्सर्ड लेवल का था, शायद उसकी बहन से भी ज्यादा। उसने उसे फ्यूचर में इमेजिन किया। वो उसे ऑलरेडी अच्छे से कंट्रोल कर रही थी। उसे बाहर लीक होने देने की बजाय प्रॉपर्ली टाइट होल्ड कर रखा था। ऐसी बच्ची फ्यूचर में 12 थ्रोन्स में से एक बन सकती थी, या कम से कम उनके अंडर ट्रेन तो कर ही सकती थी। थोड़ा पास आने पर एमसी को रियलाइज हुआ कि उसने रिग्रेशन से पहले उसका नाम कभी नहीं सुना था। अगर वो कभी एक प्लेयर नहीं भी बनी तो ऐसी पावर फिर भी उसे फेमस बना ही देगी। इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोस्ती करने को कहा। ब्लश करते हुए उसने हाथ मिला लिया। वो मन ही मन मुस्कुराया। इस दुनिया में मना ही सब कुछ था और उस जैसे टैलेंट के करीब रहने से फायदा ही होगा। उसने उसके हाथ को जोर से पकड़ा और थैंक यू कहा। फिर वो खुशी से चहक उठी और बोली कि वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। धूप की रोशनी ने एमसी के घर को भर दिया। उसकी माँ ने स्माइल की और उसे थैंक यू कहा। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि उन्होंने उसके बैकपैक से वो पेपर कार्नेशन निकाल लिया था जो उसने किंडरगार्टन में बनाया था। उन्होंने उसकी बहन को पैट किया और उसको भी थैंक यू कहने को कहा। ये एक रियल कार्नेशन से भी ज्यादा बेटर लग रहा था। एमसी ने फ्राउन किया। वो उसकी थी और उसने उसे बहुत बेकार बनाया था। एना बस मुस्कुराई और बोली कि उसके पास एक और है। उनकी मॉम हंसने लगी और बोली कि उसने 3 बनाए हैं, तो इसका मतलब एक उसकी बहन के लिए ही होगा। एमसी ने अपनी पलकें झपकाईं। फिर उसने चुपचाप कहा कि वो दादी के लिए था। उसे इसे बनाना याद था। रिग्रेशन से पहले जब पेरेंट्स डे आया था तो स्कूल में हर किसी को कार्नेशंस बनाने पड़े थे। भले ही उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे, फिर भी उसे ये करना पड़ा था और वो फूल उसके बैग के बॉटम में क्रश्ड ही पड़े रहे। बाद में उसकी दादी को वो फ्लावर्स मिले जब वो उसे स्कूल के लिए रेडी कर रही थी और उन्होंने उन्हें हॉलवे टेबल पर एक मग में रख दिया था। उसने खुद कभी उनके हाथों में वो फ्लावर्स नहीं दिए थे। उस टाइम उसने सोचा था कि अगर उसने ऐसा किया तो अपनी फैमिली को खोने का सारा दर्द और मॉन्स्टर्स के लिए उसकी सारी नफरत गायब हो जाएगी। उसने उनके मरने तक कभी उन्हें थैंक यू शो नहीं किया। इस लाइफ में वो ये सब बदल देगा। द 4th of March को अनाउंसर ने बताया कि गवर्नमेंट ने फॉरबिडन रोड्स को वापस खोल दिया है ताकि अलग अलग सिटीज में रहने वाली फैमिलीज फैमिली मंथ में एक दूसरे से मिल सकें। एमसी ने आगे बताया कि इन रोड्स को मॉन्स्टर्स से गार्ड करने के लिए बहुत से प्लेयर्स को हायर किया गया था, पर तभी कहीं से अचानक एक क्रैकन आ गया। उस मॉन्स्टर की वजह से रास्ते में बहुत से लोग मारे गए, जिसमें वो फैमिली भी शामिल थी जो उसकी दादी के यहाँ जा रही थी। क्रैकन ने उन्हें मार दिया था। उसके फादर ने स्माइल की और कहा कि कल से हॉलिडेज शुरू हो रही हैं, तो शायद वो लोग दादी से मिलने जा सकते हैं। एना फ्रीज हो गई और उसने दोबारा पूछा। एमसी ने गुस्से से अपने दांत पीसे। उसे किसी भी हाल में उन्हें रोकना था। उसकी बहन ने उनके पेरेंट्स की तरफ देखा और अपना क्वेश्चन रिपीट किया। एमसी ने घूर कर देखा, ये सोचते हुए कि उनकी सिर्फ एक ही दादी थी। उसके फादर एक ऑर्फन थे, इसलिए अब सिर्फ उसकी मदर की साइड की फैमिली ही बची थी। उसकी फैमिली की डेथ के बाद ये मेमोरी उसे बहुत हार्ड हिट करती थी। उसकी दादी ने ही उसे बड़ा किया था। जब वो अपने वर्स्ट फेज में था तब भी वो उसके साथ थी और फिर उनकी भी डेथ हो गई। उसके फादर ने कहा कि सिटी के बाहर अभी भी खतरा है, पर इस साल सफर सेफ होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने रोड सिक्योर कर दी है। उसने नीचे देखते हुए पूछा कि क्या वो लोग उनसे किसी और दिन मिलने जा सकते हैं। उसके फादर ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा। उसकी मदर नीचे झुकी और पॉइंट आउट किया कि उसने तो दादी के लिए कार्नेशन भी बनाया है, तो वो सच में उनसे मिलना चाहता होगा। एमसी ने जवाब दिया कि शायद उन्हें आज नहीं जाना चाहिए, वो लोग अपना ट्रिप आगे बढ़ा सकते हैं। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। वो अभी बस एक बच्चा था, इसलिए उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर वो बिना कोई शक पैदा किए उन्हें रोकना चाहता था तो उसे एक बच्चे की तरह ही एक्ट करना होगा। फिर वो चिल्लाया कि जल्दी ही चिल्ड्रंस डे आने वाला है और वो अम्यूजमेंट पार्क जाकर वाइकिंग राइड पर बैठना चाहता है क्योंकि वो पास ही में था। एना ने अपना हाथ हवा में उठाया और बोली कि उसे भी उस राइड पर जाना है। उनके फादर ने स्माइल करते हुए कहा कि दोनों में से कोई भी आज तक उस पार्क में नहीं गया है, और उनकी मदर ने ऐड किया कि इसका रीजन मॉन्स्टर एक्टिविटी थी। अपना सिर खुजाते हुए उनके फादर ने कहा कि वो ये फिक्स कर सकते हैं, वो लोग कल अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। उनकी मदर ने एक उंगली उठाई और प्रॉमिस किया कि वो लंच में वही बनाएंगी जो वो दोनों चाहेंगे। एना ने इंस्टेंटली नगेट्स और सैंडविचेस की डिमांड कर दी। एमसी ने जबरदस्ती स्माइल की। अगर वो क्रैकन को रोक नहीं सकता था तो शायद वो कम से कम अपने पेरेंट्स को उससे मिलने से रोक सके। सिर्फ इतना करने से ही फ्यूचर बदल सकता था। तभी प्रोटैगनिस्ट ने ऊपर देखा। उसकी नजरें अपनी मदर पर गईं। उनका फेस सीरियस हो गया जैसे ही उन्होंने बताया कि उनकी खुद की मदर के साथ कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ देखते हुए उन्होंने सबको वेट करने को कहा। उसके फादर उनकी तरफ मुड़े और पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि दादी बेहोश होकर गिर गई हैं। ये न्यूज सुनकर एमसी को जोर का झटका लगा। इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा था। रिग्रेशन से पहले जब तक उसने प्लेयर अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी तब तक दादी बिल्कुल ठीक थी। उसकी मदर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता ये सीरियस है, पर फिर भी उन्हें जाकर उन्हें देखना होगा। डैड ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि उन्हें भी टेंशन हो रही है, इसलिए वो भी उनके साथ चलेंगे। फिर उन्होंने ऐड किया कि वो लोग कल पार्क नहीं जा सकते। जैसे ही रोड सिक्योरिटी रेडी हो जाएगी वो लोग निकल जाएंगे। एमसी का फेस उतर गया। एना उसकी तरफ झुकी और बोली कि दादी बीमार है।
उसे पता था कि वो सच में पार्क जाना चाहता था, पर वो लोग किसी और दिन जा सकते थे। इस ख्याल ने उसे अंदर से तोड़ दिया। सिर्फ चीजों को बदलने की कोशिश करने भर से ही दादी को हर्ट हो गया था। अगर उसने और पुश किया तो पता नहीं और क्या हो जाएगा। शायद वो सच में अपनी फैमिली को क्रैकन से एनकाउंटर करने से नहीं रोक सकता था। उसके आसपास की हर चीज ब्लर होने लगी और वो सोचने लगा कि वो आखिर वापस ही क्यों आया। एमसी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर ये सब ऐसे ही रहा तो इसका मतलब कुछ नहीं बदला है। पर जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अभी भी एक डिफरेंस था, वो अब अलग था। उसने बचपन से ही अपना मना बिल्डअप किया था और उसके पास अभी भी अपनी पास्ट लाइफ का कॉम्बैट एक्सपीरियंस था। एमसी अपनी मदद से थोड़ा पीछे हटा और एग्री किया। फिर वो विंडो के पास गया और डिसाइड किया कि और कोई चॉइस नहीं थी, उसे दादी के घर जाना ही होगा। बड़े बड़े टेंटिकल्स उसके दिमाग में फ्लैश होने लगे। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने क्रैकन को पिक्चर किया और डिसाइड किया कि वो उससे फाइट करेगा। मना कंट्रोल ब्यूरो मॉन्स्टर्स को इस बेस पर रैंक करता था कि वो दुनिया के लिए कितना खतरा पैदा करते हैं। ये सिस्टम कुछ इस तरह था। क्लास 9 मॉन्स्टर्स नेचर को पोल्यूट करते हैं या बीमारी फैलाते हैं। क्लास 8 मॉन्स्टर्स डेली लाइफ के लिए फिजिकल थ्रेट होते हैं। क्लास 7 मॉन्स्टर्स रॉब और किल करते हैं। क्लास 6 मॉन्स्टर्स अकेले या ग्रुप्स में सिटी ब्लॉक्स में टेरर फैला सकते हैं और ह्यूमन एरियाज में इन्वेड कर सकते हैं। अगला लेवल क्लास 5 उन मॉन्स्टर्स को कवर करता है जो अकेले या ग्रुप के साथ टेरर अटैक्स कैरी आउट करने के लिए काफी स्ट्रांग होते हैं। एमसी को घरों के अंदर छुपे हुए लोग याद आने लगे। फिर उसने तबाह हो चुकी सिटीज के बारे में सोचा और आगे बढ़ा। क्लास 4 मॉन्स्टर्स होर्ड्स को लीड करते हैं, लोगों को एनस्लेव बनाते हैं या उनकी वेल बीइंग को थ्रेटन करते हैं। क्लास 3 मॉन्स्टर्स पूरी की पूरी गवर्नमेंट को थ्रेटन कर सकते हैं और एक नेचुरल डिजास्टर जितने डेंजरस होते हैं। क्रैकन एक क्लास 2 मॉन्स्टर था, एक ऐसा क्रीचर जो पूरी गवर्नमेंट को खतरे में डाल सकता था और एक कैटास्ट्रोफ माना जाता था। और उसके ऊपर थे क्लास 1 मॉन्स्टर्स जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकते थे। अब एमसी रैंकिंग सोचते हुए अपने बेड पर चला गया। क्रैकन्स को पहले क्लास 3 माना जाता था, पर जब तक वो अकेडमी में गया प्लेयर्स इतने इफेक्टिव हो चुके थे कि उनका लेवल लोअर करके क्लास 4 कर दिया गया। फिर भी जो प्लेयर्स वहां अभी स्टेशन थे वो सिर्फ सी से ई रैंक के थे। वो एक क्रैकन को हराने के लिए हद से ज्यादा वीक थे। सच सबके सामने था, वो खुद भी उसे नहीं मार सकता था। सिर्फ एक ही ऐसी चीज थी जो वो कर सकता था। उसने एक वॉरियर को क्रैकन पर चार्ज करते हुए इमेजिन किया। फायर का एक ब्लास्ट उससे टकराया। जैसे ही वो मॉन्स्टर जलने लगा उसने अपना प्लान रियलाइज किया। 12 थ्रोन्स में से किसी एक के आने तक उसे रोके रखना। उसे बस थोड़ा टाइम बाय करना था। उसकी नजर नीचे टेबल पर गई। एक बच्चे को आखिर वेपन मिल भी क्या सकता है। सिजर्स, एक बॉक्स कटर, एक किचन नाइफ बेहतर होता, पर उसकी मदर को तुरंत पता चल जाता कि वो मिसिंग है। फिर भी अगर वो एक छोटे से ब्लेड में माना पोड़ दे तो वो वीक सा छोटा वेपन भी मॉन्स्टर को घायल कर ही देगा। एना अंदर आई और पूछा कि क्या वो रेडी है। डोर पर खड़े होकर उसने कहा कि बाकी सब ऑलरेडी सेट हो रहे हैं। मैथ्यू ने स्माइल किया और कहा कि वो आ रहा है। फिर वो वापस मुड़ा और बोला कि वो तैयार है। रोड ट्रैफिक से पूरी तरह पैक्ड थी। फैमिली कार में एक साथ जा रही थी। उसकी मॉम ने पीछे मुड़कर उससे कहा कि वो सो सकता है क्योंकि ये एक लॉन्ग ड्राइव है। मैथ्यू ने स्माइल किया और कहा कि वो ठीक है। कार रोड पर आगे बढ़ती रही। वो आगे देखता रहा, थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर। पुरानी टाइमलाइन में क्रैकन सियोंगसू ब्रिज पर तब अपीयर हुआ था जब वो लोग आधे रास्ते में थे, पर वो उस पॉइंट को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे। वो अब तक शो अप क्यों नहीं हुआ था? इस ख्याल ने उसे और टेंशन में डाल दिया। क्या हो अगर फ्यूचर के दूसरे पार्ट्स भी बदल गए हों? वो आगे देखता रहा, साइलेंटली उन्हें बस इस ब्रिज को पार करने की दुआ मांगते हुए। तभी ब्रिज के बीचों बीच एक एक्सप्लोजन हुआ। उसकी मॉम ने कुछ बोलना शुरू किया और मैथ्यू को रियलाइज हुआ कि शायद फेट सच में नहीं बदली जा सकती। उसके फादर की आंखें फाड़ी की फाड़ी रह गईं। कार ब्रिज के साइड हिस्से से जोर से टकराई। मैथ्यू ने अपनी आंखें खोली और अपनी बहन को पकड़ लिया। उसने अपने दांत कस लिए। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उसकी हर उस कोशिश का मजाक उड़ा रही थी जिसे वो बदलना चाहता था, पर अभी आखिरकार शुरू हो चुका था। मैथ्यू ने ऊपर क्रैकन की तरफ देखा। उस मॉन्स्टर ने कार्स को क्रश करना शुरू कर दिया। उसके जायंट टेंटिकल्स पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े फेंक रहे थे। कार्स के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगी। लोग चिल्लाने लगे और उस मॉन्स्टर से दूर भागने लगे। एक आदमी ने चिल्लाते हुए पूछा कि प्लेयर्स कहाँ हैं। एक प्लेयर ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और चिल्लाते हुए सबको सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने को कहा। फिर उसने शॉक में ऊपर देखा। एक ह्यूज टेंटिकल जमीन से जोर से आकर टकराया। उस प्लेयर ने अपना हाथ उठाया और दर्द से कराह। लोग पैनिक करने लगे, चिल्लाते हुए कि प्लेयर्स भी भाग रहे हैं। मैथ्यू की फैमिली इस डिस्ट्रक्शन को घूरती रही। कांपते हुए उसके फादर ने कहा कि उन्हें यहां से निकलना होगा। वहां टोटली केओस मची हुई थी, इसलिए उन्हें केयरफुली मूव करने की जरूरत थी। उसने खुद को शांत रखने पर फोर्स किया और उन्हें उस पर ट्रस्ट करने को कहा। अगर वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो वो लोग बाहर निकल सकते थे। मैथ्यू ने अपने फादर को अनईजी होकर देखा। उसकी मदर ने एक छोटी सी स्माइल दी और उन्हें अपने पिता की बात सुनने को कहा। चुपचाप बाहर निकलो और टेंशन मत लो, प्लेयर्स उन्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। वो फैमिली कार से बाहर निकली। तभी अन्ना की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैथ्यू अपनी बहन की तरफ मुड़ा। उसने नीचे देखते हुए कहा कि वो खड़ी नहीं हो पा रही है। अन्ना रोते हुए फूट फूट कर बोली कि उसे उठकर आगे जाना होगा। उसके फादर ने उसे करीब से देखा। फिर वो उसके बगल में घुटनों के बल बैठे और कहा कि वो उसे उठा लेंगे। वो मैथ्यू की तरफ मुड़े और पूछा कि क्या वो ठीक है। मैथ्यू ने कहा कि वो मूव कर सकता है। एक प्लेयर ने चिल्लाते हुए उन्हें अपने पास आने और इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ बढ़ने को कहा। जैसे ही फैमिली दौड़ने लगी, मैथ्यू ने रियलाइज किया कि उस क्लास 3 मॉन्स्टर ने प्लेयर्स के अंदर पैनिक क्रिएट कर दिया था। वेटरन प्लेयर्स ने खुद को फास्ट एडजस्ट किया और लोगों को बाहर निकलने में लीड करने लगे। पर उसे पता था कि क्रैकन अकेला खतरा नहीं था। उन्हें अभी भी ब्रिज क्रॉस करना था। तभी एक स्पीयर उड़ते हुए आया और उस प्लेयर को जा लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। वो फैमिली शॉक में वहीं फ्रीज हो गई और फिर ब्रिज पर मॉन्स्टर्स चढ़ने लगे। मैथ्यू ने गुस्से से अपने दांत पीसे। वो ऑलरेडी यहां आ चुके थे। एक डाइवर भागते हुए एक प्लेयर के पास गया और एक स्पीयर बाहर निकाला।
उसने गुस्से में दहाड़ मारी। फिर उसने एक और प्लेयर पर छलांग लगा दी। प्लेयर्स ने फाइट बैक करना शुरू कर दिया। उनमें से एक मुड़ा और चिल्लाया कि क्या किसी के पास हीलिंग मैजिक है। जनेशना ने जवाब दिया कि वो आ रही है। तभी एक स्पीयर उसकी तरफ शूट हुआ। वो प्लेयर सिर्फ घूरता रह गया जब मॉन्स्टर्स ने उस पर जंप किया। वो फैमिली डर के मारे उस मलबे के बीच से अपना रास्ता बनाने लगी। उनके फादर चिल्लाए कि उन्हें उन पर ट्रस्ट करना होगा, चाहे जो हो जाए वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उन्होंने और जोर से चिल्लाकर कहा, चाहे जो कुछ हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागो। फैमिली आगे की तरफ भागी। एक मैसिव टेंटिकल ने एक गाड़ी को पकड़ लिया। उसने उसे हवा में घुमाया, फिर उसने उसे ब्रिज की तरफ फेंक दिया। मैथ्यू ने ऊपर देखा। वो चिल्लाया कि यह बहुत ज्यादा डेंजरस था। भागते हुए लोगों के बगल में आकर कार्स गिरने लगीं। उनमें से एक कार एक फ्यूल टैंक से जा टकराई, जिसके बाद एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। फैमिली उस ब्लास्ट को घूरती रह गई। उसके फादर की आंखें चौड़ी हो गईं। एक प्लेयर ने अपने टीममेट पर चिल्लाते हुए पूछा कि रीइंफोर्समेंट्स कहां हैं। रोड्स आग की वजह से ब्लॉक हो चुके थे। वो अभी सिर्फ कुछ ही मिनट से टिके हुए थे और उन्हें हेल्प आने तक सर्वाइव करना था। मैथ्यू ने 12 थ्रोन्स के बारे में सोचा। रिग्रेशन से पहले वो क्रैकन के आने के 30 मिनट बाद आए थे। अगर एस्केप रूट्स ब्लॉक हो गए तो प्लेयर्स शायद किसी को नहीं बचा पाएंगे। मैथ्यू ने मॉन्स्टर्स के झुंड की तरफ देखा। इन डाइवर्स को हैंडल किया जा सकता था, पर अगर किसी ने क्रैकन को नहीं रोका तो वो सब मारे जाएंगे। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, फिर अपना ब्रीफकेस नीचे गिरा दिया। वो शुरू से इस पल के लिए रेडी हो रहा था और चाहे इसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। उसने एक नाइफ और एक सिजर्स बाहर निकाली। मैथ्यू ने एक झलक उस नाइफ को देखा। फिर उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि जब तक हेल्प नहीं आ जाती वहां से बिल्कुल मूव मत करना। उसके फादर ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। मैथ्यू ने कहा कि प्लेयर्स अभी के लिए मॉन्स्टर्स को रोके हुए हैं, पर अगर कुछ हुआ तो। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा कि एना उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। एक हल्की सी स्माइल के साथ उसने सोचा कि उसके अलावा यहां सिर्फ एना ही ऐसी थी जो माना कंट्रोल कर सकती थी। उसने पूछा कि वो आखिर क्या कर सकती है। एना ने चिल्लाकर उसे आवाज दी। मैथ्यू आगे की तरफ भागा। उसने नाइफ को अपने सामने होल्ड किया हुआ था। बिना अपनी स्पीड स्लो किए उसने सीधा क्रैकन पर चार्ज कर दिया। माना उसके पैरों में रश करने लगा। फिर उसने पीछे की तरफ शार्पली किक किया। मैथ्यू कार्स की छतों के ऊपर से लीप करने लगा। माना उसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ फायर की तरह फ्लेयर हो रहा था। उसने अपने जबड़े कस लिए। ये वही मोबिलिटी स्किल थी जिसे वो रिग्रेशन से पहले हर वक्त यूज करता था, पर एक बच्चे की बॉडी में इसे पहली बार यूज करना बहुत ब्रूटल था। फिर भी उसने अपनी नजरें आगे फिक्स रखी। ये उसे क्रैकन तक तेजी से पहुंचा देगा। मैथ्यू उस मॉन्स्टर के एकदम क्लोज पहुंच गया। वो प्लेयर्स के बगल में आकर लैंड हुआ। उन्होंने पलट कर देखा और चिल्लाए कि ये डेंजरस है, डिमांडिंग टू नो कि वो आखिर कर क्या रहा था। डाइवर्स उसको शॉक में घूरने लगे। फिर वो उसे ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़े। मैथ्यू ने अपने नाइफ से स्लैश किया और माना रैप का यूज किया। ब्लेड फ्लेम्स में बर्स्ट हो उठी। उसने हार्ड स्ट्राइक किया और फिर मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। मैथ्यू एक कार की छत पर खड़ा था। उसने एक और डाइवर को डॉज किया और फिर अपना नाइफ उसकी गर्दन में घोंप दिया। फिर वो दूसरे की तरफ मुड़ा। एक क्विक स्लैश ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। मैथ्यू ने तेजी से अपनी नजरें ऊपर की। उसने आने वाले नेक्स्ट हिट को ब्लॉक किया। उस अटैक के इम्पैक्ट ने उसे एक कार पर फेंक दिया, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपना ब्लेड दोबारा उठाया और भी ज्यादा डाइवर्स उसकी तरफ भागे। मैथ्यू ने अपने नाइफ से एक वाइड स्विंग लिया। उसकी बॉडी को अभी भी याद था कि वो अपनी पास्ट लाइफ में किस तरह फाइट करता था। अगले ही सेकंड में एक और मॉन्स्टर ढेर हो गया। वो तेजी से मुड़ा। उसे अपनी वही पुरानी मूवमेंट्स वापस याद आने लगी। मैथ्यू ने एक मॉन्स्टर के आर्म को स्लाइस करके अलग कर दिया। दोनों हाथों से नाइफ को ग्रिप करते हुए उसे अपनी पुरानी स्किल वापस आती हुई फील होने लगी। मॉन्स्टर्स को चीर फाड़ देने वाली वही सेम फीलिंग। उसने अपने दांत पीसे। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से इमॉर्टल बन रहा है। उसके दिमाग में उसके पुराने बैटल क्रे की एक मेमोरी फ्लैश हुई। फिर वो उस पूरे ग्रुप को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। मैथ्यू जमीन पर गिरा। वो एक और मॉन्स्टर से स्प्रिंग करके दूर हटा और फिर अपना ब्लेड उसके सिर के आर पार कर दिया। उसने एक स्पीयर को डॉज किया और कार से नीचे कूद गया। मैथ्यू ने उस मॉन्स्टर को बीच से 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। तभी उसका नाइफ टूट गया। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे। ये नाइफ बिल्कुल भी लंबा नहीं चला। टूटे हुए नाइफ को साइड फेंकते हुए वो समझ गया कि अब इस खेल को खत्म करने का टाइम आ गया था। उसने सिजर्स को तोड़कर 2 हिस्सों में बांट लिया और दोनों हाथों में एक एक ब्लेड पकड़ ली। फिर वो दोबारा आगे बढ़ गया। वो अचानक एकदम से रुक गया। मैथ्यू ने सीधा क्रैकन के चेहरे की तरफ देखा और अपना स्टांस ले लिया। उसे पता था कि अब उसके पास फाइट करने के लिए सिर्फ यही बचा था। क्रैकन ने एक टेंटिकल स्विंग किया। मैथ्यू ने उसे क्लोजली वॉच किया। फिर उसने पीछे की तरफ जंप करके उसे डॉज किया। वो सीधा उस टेंटिकल के ऊपर आकर लैंड हुआ। मैथ्यू उस टेंटिकल के ऊपर से फुल स्पीड में भागते हुए आगे बढ़ा। फिर उसने खुद को दोबारा लॉन्च किया, सीधा उस मॉन्स्टर के चेहरे की तरफ। उसने उन सीजर ब्लेड्स को उसके सिर में घोंप दिया, फिर उसे ट्विस्ट किया और अंदर तक काव कर दिया। मैथ्यू ने ब्लेड को वापस बाहर खींचा और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्ट्राइक किया। उस मॉन्स्टर ने अपना एक और टेंटिकल उस पर विप किया। मैथ्यू ने डॉज किया। वो वापस ब्रिज पर आकर लैंड हुआ। ब्लेड की तरफ एक झलक देखते ही उसे समझ आ गया कि अब ये यूजलेस हो चुकी थी। उसने उसे फेंक दिया। उसके अंदर से माना फ्लेयर होने लगा जब उसने सोचा क्या सच में अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मैथ्यू ने क्रैकन के एक और स्ट्राइक को डॉज किया। वो एक टेंटिकल के ऊपर भागते हुए आगे बढ़ा। एक और टेंटिकल उसके ऊपर से नीचे आया। मैथ्यू उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर हवा में हैंग कर गया। उसने दोनों हाथों से अपनी बची हुई ब्लेड को ग्रिप किया। वो टेंटिकल उसके और क्लोज आ गया। उसने साइड में देखा, तभी उसके अटैक ने उसे उड़ते हुए दूर फेंक दिया। मैथ्यू बुरी तरह जमीन पर गिरा, पर उसने एक हाथ से खुद को संभाल लिया। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो उसने दांत पीसते हुए खुद को गाली दी। ब्रिज के नीचे टेंटिकल्स पानी में गोल गोल घूमने लगे। फिर वो एक सपोर्ट पिलर से जा टकराए। मैथ्यू के नीचे की जमीन टूटने लगी।
अपने दांत पीसते हुए वो बड़बड़ाया कि ये चीज सच में काफी अनोइंग है। मैथ्यू उस टूटे हुए मलबे के ऊपर से आगे बढ़ा। पानी में से पर्पल टेंटिकल्स ऊपर आने लगे। वो एक बड़े से पत्थर के टुकड़े पर रुक गया। उसके ठीक आगे उन टेंटिकल्स ने एक ट्रक को पकड़ लिया। मेटल क्रैक होने लगा। फिर उस मॉन्स्टर ने वो ट्रक सीधा उसकी तरफ फेंक दिया। मैथ्यू ने अपने सामने वो ब्लेड ऊपर उठा ली। एक ब्लू ऑरा उसके चारों तरफ रैप हो गया। जैसे ही उसने कहा कि वो इसे हिट करने वाला है, एक ब्राइट फ्लैश बर्स्ट हुई और वो ट्रक 2 हिस्सों में स्लाइस हो गया। उसके दोनों टुकड़े उसके पीछे आकर गिरे। मैथ्यू के पीछे आग की लपटें दहाड़ने लगी। उसके हाथों से वो ग्लोइंग ब्लेड वैनिश हो गई। अचानक वो क्रैकन बिल्कुल उसके सामने आ चुका था। मैथ्यू तेजी से साइड की तरफ मुड़ा। उसका सिर तकरीबन जमीन से टकराने ही वाला था। उसके पीछे से धुआं उड़ने लगा। वो लड़का कांपने लगा। वो मुश्किल से ही मूव कर पा रहा था और उसने अंदाजा लगाया कि अब उसके पास बिल्कुल माना नहीं बचा था। मलबे में लेटे हुए मैथ्यू को रियलाइज हुआ कि अगर वो अभी बेहोश हो गया तो उसने जो भी करने की कोशिश की थी उस सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसने क्रैकन की लाल आंख देखी जबकि उसकी खुद की आंखें बंद होने लगी थीं। तभी उसकी मुट्ठी जोर से जमीन पर आकर लगी। मैथ्यू ने अपने दांत पीस लिए। अभी नहीं। उसने आगे देखा और डिसाइड किया कि उसे आखिरी दम तक लड़ना ही होगा। अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए उसे एक बात साफ समझ आ गई। वो जीना चाहता था और वो ये लाइफ उनके साथ जीना चाहता था। एक टेंटिकल उसके ऊपर बहुत हाइट तक उठा। वो उस बच्चे के ऊपर आकर हैंग हो गया। कांपते हुए वो चिल्लाया कि वो यहां नहीं मरेगा। ह्यूमन हैंड्स उसकी तरफ बढ़े। एक लड़की उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और उसने उस मॉन्स्टर से कहा कि उसके भाई को टच मत करना। उन दोनों बच्चों के चारों तरफ लाइटनिंग ब्लेज करने लगी। वो टेंटिकल टूटकर बिखरने लगा। मॉन्स्टर्स ने अपने मुंह खोले। जैसे ही उन्होंने उस लाइट को टच किया वो इवेपोरेट गए। लाइट का एक पिलर आसमान की तरफ उठा। मैथ्यू ने अपनी बहन को डिसबिलीफ में देखा। ये सच में उसका मिरेकल था। एक नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। मिरेकल एक ऐसा गिफ्ट था जो इस दुनिया और इसके लॉस को बदल सकता था। मैथ्यू को 3 लड़कियां और एक ब्लैक हेलमेट वाला आदमी याद आने लगा। रिग्रेशन से पहले वो ऐसे सिर्फ 4 लोगों को जानता था जिनके पास इस तरह का गिफ्ट था और उनमें से एक उसकी पार्टनर सैरा थी। फिर उसे पहले देखा गया एना का वो ह्यूज अमाउंट ऑफ माना याद आया और उसने सोचा था कि हो सकता है उसके पास सच में मिरेकल का गिफ्ट हो। एना ने आकर उसे हग किया और उसने उसे बताया कि वो ठीक है। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ की तरफ देखा और पाया कि उसके वूंड्स क्लोज हो रहे थे। एक जायंट मॉन्स्टर उनके ठीक सामने मंडरा रहा था और एमसी को रियलाइज हुआ कि वो लाइट उन्हें क्रैकन से भी शील्ड कर रही थी। उसने उस बिना लिम्स वाली लड़की को याद किया और मिरेकल की कीमत के बारे में सोचा। जिन लोगों के पास ये गिफ्ट होता है उन्हें दुनिया को बदलने के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एमसी ने अपनी बहन की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो ठीक है और क्या उसे दर्द हो रहा है। एना ने स्माइल करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और कहा कि वो सच में बहुत थक चुकी है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेस्ट के पास एक ग्लो अपीयर हुआ और प्रोटैगनिस्ट स्माइल करने लगा। उसके पास बेयरली मना बचा था, बस उतना ही जो उसे जिंदा रख सके। इस चीज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसका मिरेकल कीमत के रूप में उसका माना यूज कर रहा था। एमसी ने जेंटली एना को जमीन पर लिटा दिया। वो पीसफुली सो गई और उसने उसे रेस्ट करने को कहा। दूसरी तरफ देखते हुए एमसी ने कहा कि बाकी का वो अकेला हैंडल कर लेगा। एक ब्लू एनर्जी उसके चारों तरफ रैप हो गई। वो क्रैकन पानी से बाहर निकला। उसकी लाल आंखें चमकने लगी। एमसी ने स्मर्क किया। उस मॉन्स्टर ने फाइनली अपनी आंखें खोल ली थीं। क्या वो उसकी बहन से डर गया था? एक टेंटिकल तेजी से उसकी तरफ शूट हुआ और जोर से नीचे टकराया। एक और टेंटिकल उस लड़के के ऊपर आकर हैंग हो गया। उसने अपना एक हाथ उठाया और क्रैकन को वार्न किया कि उसे टच मत करना। फिर उसने अपने आर्म्स वाइड स्प्रेड कर दिए। उसने उन टेंटिकल्स पर अटैक किया। उनमें से और भी ज्यादा टेंटिकल्स उसके ऊपर उठने लगे और एमसी को रियलाइज हुआ कि उसका माना वापस आ चुका है। अपने पेरेंट्स और एना के बारे में सोचते हुए उसे पता था कि वो क्रैकन को हरा नहीं सकता था, पर फ्यूचर ऑलरेडी बदल चुका था क्योंकि उसकी फैमिली जिंदा थी। वो मुस्कुराया। अब डरने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे बस उन थ्रोन्स के आने तक वहां टिके रहना था। रोड पर कार्स की लंबी जैम लगी हुई थी। जब तक क्रैकन शो अप हुआ वो मेन बैटल के पास वाले एक हाई ब्रिज के करीब था। एक आदमी ने अपना मुंह खोला और कहा कि वो इन सब से सिक हो चुका है। अपनी टांग पर टांग रखते हुए उसने शिकायत की कि कार्स बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही हैं। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो वाकई में ड्राइव कर रहा है या बस ऐसे ही बैठा हुआ है। व्हील संभाल रहे उस आदमी ने कहा कि ट्रैफिक पूरी तरह से पैक्ड है और सोल के आसपास की हर रोड का यही हाल है। उस रेड हेयर्ड लड़के ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि वो 12 थ्रोन्स को क्विट करने का सोच रहा है। अपने गोल्डन वेकेशंस को एंजॉय करने के बजाय वो इस कबाड़े में फंस गया था। उसने इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो स्ट्रॉन्ग एनिमीज से फाइट कर सके, इन सिविलियंस के साथ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। उसने अपने दांत पीसे जबकि ड्राइवर नर्वसली हंसने लगा। तभी दोनों की आंखें अचानक फाड़ी की फाड़ी रह गईं। उस रेड हेयर्ड आदमी ने अपना हाथ उठाया। ड्राइवर के मुंह से अचानक निकला कि वहां बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मना था और उस लड़के ने कहा कि वो ऑलरेडी फील कर सकता था। एक रिंगिंग साउंड सुनाई दी और उस लड़के ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसने एक फोन होल्ड किया हुआ था और पूछा कि क्या उसे ही आवाजें आने लग गई हैं। स्क्रीन पर एक इनकमिंग कॉल शो हो रही थी और उसे बताया गया। विक्टर ने अनॉय होकर फोन की तरफ देखा और पूछा कि वो किस क्लास का मॉन्स्टर था। उसे बताया गया कि उनकी जानकारी के अकॉर्डिंग ये एक क्लास 3 क्रैकन है। विक्टर ने फ्राउन किया और उस वर्ड को रिपीट किया। उसकी आंखें लाल चमक उठीं जैसे ही उसने पूछा कि वो मॉन्स्टर आखिर है कहाँ। ये सोचकर कि वो मॉन्स्टर सब कुछ तबाह कर रहा था और विक्टर उसे कितना एंजॉय कर रहा लगता था, ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। अगर लोग उसकी इस रिएक्शन को देख लेते तो वो उस पर बुरा भड़क जाते। जैसे ही विक्टर ने उस क्रैकन के टेंटिकल्स को पिक्चर किया, उसे बताया गया कि वो स्योंगसू ब्रिज पर है और वहां मौजूद बाकी लोग अभी भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। विक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने सुना कि उन्हें अभी भी पूरे डैमेज का अंदाजा नहीं था, पर वो सच में उस पूरी तबाही को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। उसने दूसरी तरफ देखा जबकि फोन पर किसी ने कहा कि जल्दी ही कोई आकर उसे पिक कर लेगा, लेकिन इसकी बजाय विक्टर अपनी कार से बाहर निकल गया।
ड्राइवर उसकी तरफ मुड़ा और पूछा कि क्लैन लॉर्ड आखिर क्या कर रहे हैं। विक्टर ने अपने पैर स्ट्रेच किए और कहा कि वो पैदल ही जाएगा। इस ट्रैफिक की हालत में वो लोग कभी भी टाइम पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लॉक की क्लिक साउंड आई। विक्टर ने अपनी ब्लेड बाहर निकाल ली। ड्राइवर चिल्लाया कि अगर वो पैदल वहां जाएंगे तो उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। बिना पीछे देखे विक्टर ने कहा कि इसमें करीब 30 मिनट लगेंगे। अपने कंधे पर सोड रखे हुए उसने कहा पावर। एक ब्लू एनर्जी ने उसे कवर कर लिया। उसने जमीन पर अपना पैर जमाया और फिर आगे की तरफ छलांग लगा दी। विक्टर एक इंसेन स्पीड से आगे की तरफ शूट हुआ। ड्राइवर आगे कार्स की लंबी लाइन को घूरता रह गया। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा जैसे ही वो बड़बड़ाया कि ये बात सेंस बनाती है। विक्टर फाइटिंग के लिए क्रेजी था और हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से लड़ना चाहता था। विक्टर मुस्कुराया जब उसने सोचा कि वो ब्लेड क्लैन का लॉर्ड और द डीमन ऑफ फायर है। आधे घंटे बाद उस फिश हेडेड मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोला। उस लड़के के सामने आग की लपटें बर्स्ट हुई। विक्टर कार्स के पास से तेजी से निकल गया। उसने अपनी आंखें खोली और आगे देखा। उसके सामने लाइट का एक पिलर खड़ा था। ये क्या था रियलाइज करते ही विक्टर समझ गया कि ये मैजिक है। उसने आगे घूरते हुए सोचा कि यहाँ किसी के पास ये करने की एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कोई नया बंदा अपीयर हुआ है और उसने स्मर्क किया। ब्लू एनर्जी ने एमसी की हथेलियों को कवर कर लिया जैसे ही क्रैकन ने एक टेंटिकल स्विंग किया। एमसी ने अपने दांत पीसे। तभी वहां एक सोर्ड लिए एक आदमी अपीयर हुआ। विक्टर ने उस टेंटिकल को स्लाइस करके काट दिया। प्रोटैगनिस्ट ने आगे देखा और सोचा कि आखिरकार वो आ ही गया। वो आदमी जमीन पर लैंड हुआ। वो रेड हेयर्ड लड़का आगे घूरने लगा और एमसी ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये 12 थ्रोन्स में से एक था जिसे विक्टर द फायर डीमन बुलाते थे। कटे हुए टेंटिकल में आग लग गई। क्रैकन ने अपने जलते हुए हिस्से की तरफ देखा। फिर वो वापस पानी के अंदर स्लिप हो गया। पानी की सतह वापस शांत हो गई। विक्टर ने अपनी सोर्ड जोर से ग्रिप की। उसका गिफ्ट पायरोकिनेटिक उसे फ्रीली आग को कंट्रोल करने देता था और इसी वजह से उसे अपना ये निकनेम मिला था। उस रेड हेयर्ड लड़के ने अपना सिर घुमाया। उसने किसी और की तरफ नहीं बल्कि एना और एमसी की तरफ देखा। विक्टर हैरान रह गया। वो दोनों तो सिर्फ बच्चे थे। एना अभी भी ब्लू एनर्जी में रैप्ड थी और उसने नोटिस किया कि माना उसके चारों तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यहां वही मैजिक यूज कर रही थी। उनके सामने खड़े होकर विक्टर को रियलाइज हुआ कि उसने अपना सारा माना यूज करके जला दिया था और अब बेहोश हो चुकी थी और ये लड़का उसे क्रैकन से प्रोटेक्ट कर रहा था। वो फायर डीमन मुस्कुराया और उसने सोचा कि ये दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। इन्हें प्लेयर्स बनते हुए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसने अपना हाथ खोला और उनसे डरने को मना किया। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। अपनी आंखें छोटी करते हुए उसने आगे ऐड किया कि कम से कम अभी तो वो ऐसा नहीं करेगा। एमसी के फेस से पसीना टपकने लगा जैसे ही विक्टर ने अपनी ब्लेड स्विंग की और कहा कि उसका सिर्फ एक ही गोल है, माइनस क्रैकन को मारना। बच्चों को अपने पीछे रखते हुए उसने एमसी को वहीं रुकने को कहा। वो मॉन्स्टर जल्दी ही वापस ऊपर आएगा। पानी की गहराई में क्रैकन की लाल आंखें चमक उठीं। विक्टर ने अपना मुंह खोला और पूछा कि क्या वही इमॉर्टल है जिसके बारे में हर कोई बात करता था। एमसी चुपचाप आगे देखता रहा। उसे फेस करते हुए उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए। विक्टर ने स्मर्क किया और बोला कुछ खास नहीं। वो बस देखना चाहता था कि क्या ये लड़का सच में उतना स्ट्रांग है जितना लोग क्लेम करते हैं। फिर उसने एक फाइट सजेस्ट की। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि इस बात का कोई पॉइंट नहीं है और अपनी स्वॉर्ड कंधे पर रखे हुए उससे रास्ते से हटने को कहा, पर फायर डीमन ने इनकार कर दिया। अगर एमसी को आगे जाना है तो उसे पहले उसको हराना होगा। एमसी ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस छोड़ी। एक ब्लू ऑरा उस पर कवर हो गया जैसे ही उसने कहा कि विक्टर इस बात के लिए पछताएगा। विक्टर ने अपनी फ्लेमिंग ब्लेड स्विंग की। वो सीधा फायर डीमन पर चार्ज कर दिया। एक स्वॉर्ड्समैन उन बच्चों के सामने खड़ा था जिसमें एमसी अपनी बहन को पकड़े हुए था। एमसी को याद आया कि उसके रिग्रेशन से पहले विक्टर हमेशा उसे एक ड्यूअल में घसीटने की कोशिश करता था। उसने खुद को आर्मर में पिक्चर किया और उसे एक बात साफ याद आई, उसने कभी विक्टर को हराया नहीं था। हर एक फाइट के साथ वो फायर डीमन और भी स्ट्रांग होता चला गया था। ये रेड हेड बंदा सच में एक मॉन्स्टर था जो सिर्फ बैटल के लिए ही बना था। विक्टर ने क्रैकन की तरफ गुस्से से देखा और पूछा कि वो वहां क्यों छुप रहा है। क्या वो सच में थोड़ी सी आग से डर गया है? तभी एक टेंटिकल जोर से आकर ब्रिज के कॉलम से टकराया। उनके नीचे की जमीन कांप उठी। दांत पीसते हुए फायर डीमन चिल्लाया कि उस चीज ने एक सपोर्ट तोड़ दिया है। एसफॉल्ट क्रैक होने लगी। एमसी ने एना को उठा लिया, जबकि विक्टर को रियलाइज हुआ कि जब तक ये बच्चे यहां रहेंगे फाइट टफ होने वाली है। किसी चीज ने उस ब्लू बैरियर को स्ट्राइक किया। ब्रिज के नीचे से कॉलम्स ऊपर आने लगे। फायर डीमन ने ग्रिन किया और बोला कि होली मदर बिल्कुल सही टाइम पर आई है। उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर अपीयर हुआ। एक मैजिक स्टाफ पकड़े हुए एक लड़की चिल्लाई कि वो उसे ऐसे बुलाना बंद करे। वो इतनी बूढ़ी नहीं हुई है। वो ग्रेस थी, 12 थ्रोन्स में से एक। पसीना पोंछते हुए उसने कहा कि वो लोग उसे हेलीकॉप्टर से ही यहां ला सकते थे। फिर उसने पूछा कि आखिर उसे ब्रिज तक पूरे रास्ते पैदल भाग कर आने की क्या जरूरत थी। विक्टर ने अपनी एक उंगली मोड़ते हुए जवाब दिया कि उसे यहां तेजी से पहुंचने की जरूरत थी। तभी ग्रेस का स्टाफ ग्लो करने लगा। ग्रेस ने कहा कि बैकअप जल्दी ही आ जाएगा। फिर वो लोग सिविलियंस को बचा सकते हैं, पर अभी के लिए उसे क्रैकन पर फोकस करना होगा। एक ब्लू एनर्जी ने फायर डीमन को रैप कर लिया। ग्रेस ने नीचे उसकी तरफ देखा जब उसने कहा कि उसे उसके बफ्स की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेस उस पर भड़क गई कि चुप रहो और इन बफ्स को रिफ्यूज करना बंद करो, अपनी पीठ उसकी तरफ घुमाए हुए। विक्टर ने कहा कि अब इन बच्चों का ध्यान रखना उसका काम है। उस लड़की से ब्लू लाइट निकल रही थी। पसीने से भीगे हुए ग्रेस ने जवाब दिया कि उसे पता है। पानी में लहरें उठने लगीं। क्रैकन दोबारा ऊपर आया। वो ब्रिज के ठीक बगल में बाहर आ गया। फायर डीमन तेजी से आगे बढ़ा, चिल्लाते हुए कि आखिरकार ये बाहर आ ही गया। विक्टर ने एसफॉल्ट से किक किया और छलांग लगा दी। पानी उछला। उस मॉन्स्टर ने आगे देखा। पानी के ऊपर फायर फैल गई और एक फ्लेमिंग फिगर अपीयर हुआ। विक्टर पूरी तरह आग से कवर हो चुका था। वो क्रैकन की तरफ आगे बढ़ने लगा जैसे जैसे टेंटिकल्स उसके चारों तरफ से क्लोज इन हो रहे थे।
उसके ऊपर और भी टेंटिकल्स लटक रहे थे। उन सब ने एक साथ उस पर अटैक कर दिया। उस डार्क शेप के पास एक ब्राइट फ्लैश बर्स्ट हुई। विक्टर ने मुस्कुराते हुए उस मॉन्स्टर को वीक बुलाया। उसकी ब्लेड जल रही थी जब उसने कहा कि क्रैकन अब खत्म। फिर उस फायर डीमन ने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की। आग की एक वेव आगे की तरफ ब्लास्ट हुई, जिसके बाद एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। वो क्रैकन उन आग की लपटों में पूरी तरह से निगल लिया गया। विक्टर ने अपनी स्वॉर्ड वापस कंधे पर रख ली। वो उस जलते हुए मॉन्स्टर के सामने खड़ा था। मैथ्यू ने लंबी सांस ली, ये कहते हुए कि आखिरकार क्रैकन ढेर हो गया। ग्रेस तेजी से भाग कर आई और बच्चों से पूछा कि क्या वो ठीक है। वो उनके बगल में घुटनों के बल बैठी और उन्हें पैनिक न करने को कहा। वो उन्हें हील करने वाली थी। तभी ग्रेस के फेस से पसीना टपकने लगा। एमसी एना को पकड़े हुए था और ग्रेस ने नोटिस किया कि उन दोनों में से किसी एक को एक खरोंच तक नहीं आई थी। उस मॉन्स्टर को याद करते हुए उसने अंदाजा लगाया कि शायद किसी मिरेकल ने ही इन दोनों को हील किया है। ग्रेस ने हैरानी में अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये सोचते हुए कि उसने कभी एक मिरेकल को अपनी आंखों से देखने का एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उसके हाथ अचानक रुक गए। वो बच्चे उसके ठीक सामने थे। मैथ्यू ने उसे घूरते हुए वार्न किया कि वो उसकी बहन को टच ना करे। ग्रेस पसीना पसीना हो गई, उसकी धमकी से पूरी तरह शॉक्ड। एक बच्चा इतना सीरियस कैसे साउंड कर सकता है? जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को फेस किया, उसने आखिरकार पूछ ही लिया कि वो आखिर है कौन। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ने लगे। ऊपर देखते हुए ग्रेस ने कहा कि रेस्क्यू टीम आ चुकी है और उन्हें सबसे पहले बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एमसी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, अभी भी वैसा ही सीरियस। बाद में न्यूज में रिपोर्ट आई कि शाम 5 बजे सियोंगसू ब्रिज पर एक क्रैकन ने अटैक किया था, जिसमें बहुत सी जानें गईं। ग्रेस टीवी पर अपीयर हुई, ये बताते हुए कि रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है और गवर्नमेंट ने इस डिजास्टर पर अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। एक लड़का टीवी के सामने बैठा था। उसने अपनी नजरें नीचे झुकाई। एना उसके पास ही आंखें बंद किए लेटी थी। मैथ्यू को डॉक्टर की कही बात याद आई कि वो मना की कमी से बुरी तरह ड्रेन हो चुकी थी, पर एक मना पोशन सब ठीक कर देगा। उसे अपनी फैमिली की डेड बॉडीज भी याद आईं। फिर वो मुस्कुराया, ये रियलाइज करते हुए कि अब सब खत्म हो चुका है और किसी की जान नहीं गई है। उसने अपनी बहन के माथे पर हाथ रखा और सोचा कि उसने फ्यूचर बदल दिया है। उसकी आंखें फटी रह गईं जब किसी ने उसे पुकारा। वो पीछे मुड़ा। उसके पेरेंट्स तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। वो बुरी तरह थके हुए और बेहद सीरियस लग रहे थे। मैथ्यू का पसीना छूटने लगा। उसे पता था कि वो मुसीबत में है। वो वहीं खड़ा दोनों को फेस कर रहा था। उसकी मॉम ने जल्दी से पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। दूसरी तरफ देखते हुए उसने जवाब दिया कि वो ठीक है। जब उसके फादर ने एना के बारे में पूछा तो मैथ्यू ने बेड की तरफ पॉइंट किया और एक्सप्लेन किया कि मना लो होने और पोषण लेने के बाद वो सो रही है। उसके डैड ने अपने सिर पर हाथ रखा और एक लंबी सांस छोड़ी। फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने गुस्से में पूछा कि मैथ्यू ने उनकी बात ना मानकर वहां से भागने की हिम्मत क्यों की। एमसी ने अपना सिर झुकाया और माफी मांगी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। जैसे ही उसने सोचा कि आखिर वो सॉरी बोल ही क्यों रहा है। उसकी फैमिली जिंदा थी तो ये सबसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट था। फिर उसने ऊपर देखा और रियलाइज किया कि उसे सच में कोई रिग्रेट नहीं था। वो अपने सामने खड़े पेरेंट्स को घूरने लगा। उसके फादर के होंठ कस गए थे। उसकी मदर की आंखों में आंसू भर आए थे। मैथ्यू सरप्राइज में वहीं फ्रीज हो गया। तभी उसे समझ आया, उनका ध्यान रिजल्ट पर नहीं था। वो इसलिए डरे हुए थे क्योंकि वो क्रैकन की तरफ भागा और अपनी जान खतरे में डाली। उसने नीचे देखते हुए सोचा कि वो किसी से भी बेहतर जानता था कि अपनी फैमिली को खोने का दर्द कैसा होता है। इसलिए उसने उनसे पूछे बिना ही खुद अकेले ये स्टेप ले लिया। अपने दांत पीसते हुए मैथ्यू ने वापस माफी मांगी और मान लिया कि वो गलत था। वो रोने लगा और प्रॉमिस किया कि अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तभी किसी ने उसके लिए अपने बाजू फैलाए। उसकी मॉम ने स्माइल करते हुए उसे पास बुलाया। वो सीधा भागकर अपनी मदर के गले लग गया। उसके डैड ने भी उन्हें हग कर लिया और कहा कि आगे से कभी ऐसा मत करना। वो लोग बुरी तरह डर गए थे। अभी भी रोते हुए एमसी मान गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद अब उसे आगे मॉन्स्टर से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद वो बस एक आम बच्चे की तरह रह सकता था और उसके पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा यही चाहते थे। अगली सुबह हॉस्पिटल की बिल्डिंग रोशनी से भर गई। डैड ने आगे इशारा किया और अपने बेटे को बताया कि एना डिस्चार्ज हो रही है, इसलिए उसे यहीं रुककर वेट करना होगा। मैथ्यू ने अपना हाथ उठाया और कहा कि वो वहीं वेट करेगा। अपनी आंखें खोलते हुए उसने सोचा कि उस ब्रिज वाले इंसिडेंट के बाद से उसके पेरेंट्स सच में उस पर और ट्रस्ट नहीं करते थे और उसने होप की कि ये चीज जल्दी ठीक हो जाए। एना शांति से सो रही थी। एमसी उसके बेड के पास बैठा था। उसने अपने मुंह में कुछ डाला। उसके फेस पर एक ब्लश आ गया जब उसे रियलाइज हुआ कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया था। वो पलटा और पूछा कि क्या और मिलेगा, ये कहते हुए कि इतनी सारी एनर्जी यूज करने के बाद उसे सच में मीठा खाने का मन कर रहा था। उसे एक कुकी दी गई और मैथ्यू ने उसके लिए उसे थैंक यू कहा। विक्टर ठीक उसके बगल में बैठा था। एमसी के फेस से पसीना निकलने लगा। विक्टर ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे सच में चॉकलेट कुकीज पसंद नहीं है। फिर उसने वो स्नैक उस लड़के के मुंह में ठूंस दिया। मैथ्यू ने दूसरी तरफ देखते हुए सोचा कि विक्टर सच में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे वो मरने वाला हो। फिर उसने सोचा शायद वो कंप्लीटली पागल हो चुका है, हालांकि वो तो शुरू से ही क्रेजी था। एक ग्रिन के साथ विक्टर ने पूछा कि वो कितने साल का है। एमसी ने जवाब दिया कि वो 6 साल का है। विक्टर ने अपने आर्म्स फोल्ड किए और कहा कि ये सच में बहुत छोटी एज है। उसने आगे एना की एज पूछी, 10 सुनकर फिर उसने उसका नाम पूछा। मैथ्यू ने फ्राउन किया और पूछा कि उसे उसका नाम क्यों चाहिए। विक्टर ने अपनी उंगली पीछे खींची और बोला उसका मतलब उसकी बहन के नाम से नहीं था, वो उसका नाम पूछ रहा था। थोड़ा पसीना पोंछते हुए उस लड़के ने जवाब दिया कि उसका नाम मैथ्यू है। विक्टर मुस्कुराया और पूछा कि क्या वो अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, साथ ही ऐड किया कि वो उसे रेकमेंड कर सकता है। मैथ्यू ने खुद को बड़ा होते हुए इमेजिन किया और उसे समझ आ गया कि वो फायर डीमन उसे अकेडमी में इसलिए डालना चाहता था ताकि वो एक प्लेयर बन सके और किसी दिन उससे फाइट कर सके। इस ख्याल ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। ये बंदा अभी से अपने फ्यूचर ओपोनेंट्स को बड़ा कर रहा था। विक्टर खड़ा हुआ और बोला कि इस बारे में सोचने के लिए अभी बहुत टाइम है। उस पर नीचे देखते हुए उसने ऐड किया कि वो मैथ्यू का नाम याद रखेगा। ग्रेस रूम के बाहर खड़ी थी।
उसे जाते हुए देखते हुए उसने पूछा कि क्या वो सच में बस ऐसे ही जा रहा है, और फिर बोली कि ऐसा मिरेकल कोरिया में काफी लंबे समय से नहीं हुआ था। विक्टर ने अपने कान में उंगली डाली और बोला कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही बात मैटर करती है। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे याद दिलाया कि वो उससे उम्र में बड़ा है, तो अब जबकि वो 12 थ्रोन्स में से एक बन चुकी है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो किससे और कैसे बात कर रही है। उसने आगे कहा कि अगर ये मिरेकल सच में इतना रेयर है तो जैसे ही लोगों को पता चलेगा, इस बच्चे पर अटेंशन की बारिश हो जाएगी और इसकी एक नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ग्रेस ने अपनी मुट्ठी कस ली जब विक्टर ने उससे पूछा कि क्या वो वही चाहती है। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने उसे कहा कि अगर वो समझ गई है तो उसे इस बात को यहीं भूल जाना चाहिए। फिर उसने सजेस्ट किया कि चलो चलकर कॉफी वगैरह पीते हैं। ग्रेस ने तुरंत दिमाग में बहुत सारे डिजर्ट्स इमेजिन कर लिए। उसने उसे घूरा और पूछा कि क्या वो पागल है, और उसने स्माइल के साथ आंखें बंद करते हुए उसे वापस अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देने को कहा। विक्टर ने कहा कि इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने के बाद उसे बस कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। क्रैकन अटैक के अगले दिन उनकी कार उनकी दादी के घर आकर रुकी। जैसे ही पेरेंट्स बाहर निकले, डैड ने पूछा कि वो अंदर क्यों नहीं है, और मॉम ने कहा कि वो बीमार थी। उनकी दादी ने स्माइल की और कहा कि उन्हें उनकी बहुत याद आ रही थी। वो उनसे मिलने बाहर आ गई थीं। वो अपने पोते पोतियों को देखना चाहती थीं। वो चलकर कार के पास आईं और बोलीं कि वो सब बहुत थके हुए लग रहे हैं। बच्चों को अंदर सोता हुआ देखकर उसने उन्हें आराम करने देने को कहा। मैथ्यू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आना उसके ऊपर लेटी हुई थी। वो उठकर उसके बगल में बैठ गया, ये सोचते हुए कि क्या ऐसे लेटना कंफर्टेबल भी है। उनके पेरेंट्स भी बगल में सो रहे थे। मैथ्यू मुस्कुराया, ये अंदाजा लगाते हुए कि एना को ये आदत उसकी मदद से ही मिली है। उसने प्यार से एना को एक ब्लैंकेट उठा दिया, फिर वो रूम से बाहर चला गया। मैथ्यू घर के पास बाहर आकर बैठ गया। उसके हाथ के चारों तरफ ब्लू एनर्जी रैप होने लगी। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका माना पहले से और बढ़ चुका था, उसने नीचे देखा और गेस किया कि ऐसा शायद उसके गिफ्ट की वजह से हुआ है। उस स्वर्ड्समैन को याद करते हुए एमसी ने वापस लौटने से पहले वाले अपने पुराने गिफ्ट के बारे में सोचा। एक बर्जर्कर के रूप में तब वो जितना ज्यादा मना बर्न करता था, वो उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता था। उसने खुद को वापस एक बैटल में पिक्चर किया। फिर उसे अपनी लाल आंखें याद आईं और उसे लगा कि ये नाम उस पर बिल्कुल ठीक बैठता था। वो जितना ज्यादा माना यूज करता था, वो उतना ही क्रेजी हो जाता था। मैथ्यू ने अपने फेस को टच किया। उसे एक ट्रक को 2 हिस्सों में स्लाइस करना याद आया और उसने सोचा कि तब उसका दिमाग बिल्कुल ठीक ही था। अगर सच में उस पावर की कोई कीमत नहीं चुकानी थी तो ये शायद सबसे बेस्ट पॉसिबल गिफ्ट हो सकता था। फिर भी उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसे लगा कि शायद बर्जर्कर्स के बारे में कुछ ऐसा जरूर है जो वो अब तक नहीं जानता। उसकी दादी चलकर आई और पूछा कि वो अब तक जाग क्यों रहा है, और मैथ्यू सोचने लगा कि वो वहां कब से थी। उसने उन्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं किया था। उसने अपने सिर के पीछे खुजाते हुए बोला कि वो पहले ही कार में सो चुका है। उसकी दादी ने अपना स्वेटर उसके ऊपर उड़ा दिया और बोली कि अगर वो बड़ा होना चाहता है तो उसे बहुत सारी नींद की जरूरत है। वो हंसने लगा। मैथ्यू को वो सारा टाइम याद आया जब वो उसके लिए चाय लाया करती थी, और उसने रियलाइज किया कि जब भी वो ख्यालों में खोया होता, वो हमेशा उसके पास होती थी। उस सफेद बालों वाली औरत को देखते हुए उसे फील हुआ कि वो बस उसके अपनी परेशानियों, फीलिंग्स या किसी भी बारे में बात करने का वेट कर रही थी। उसने आखिरकार पूछ ही लिया कि वो सो क्यों नहीं रही है। स्माइल करते उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका पोता अभी नहीं सो रहा था। मैथ्यू को पसीना आने लगा। उसने अपने बालों में हाथ फेरा, ये सोचते हुए कि उसे आखिरकार समझ आ गया था कि वो अपनी दादी के साथ वापस कैसा बॉन्ड चाहता था, सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह नहीं। जब उन्होंने पूछा कि क्या उसे गर्म दूध चाहिए, तो उस लड़के ने जल्दी से दोनों हाथ उठाकर मना कर दिया। तभी मॉम वहां आई और पूछा कि क्या वो श्योर है, और मैथ्यू सोचने लगा कि उसकी मॉम यहां कब आई। उन्होंने उस मिल्क की तरफ इशारा किया और पूछा कि फिर इसको कौन पिएगा। फिर एमसी ने उस मग को अपने फेस की तरफ उठा लिया। जब वो लोग बाहर बैठे थे, मॉम ने दादी से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उस फोन कॉल के बाद वो कितनी डर गई थी। उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है और नेबर कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देते हैं। मॉम ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि दादी बेहोश हो गई हैं, तो वो सच में बहुत डर गई थीं। उस लड़के ने साइड में देखा, ये सोचते हुए कि उसकी दादी बस स्लिप हुई थी और लकीली बच गई। मॉम ने उस औरत को देखा और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो बस डिस्ट्रैक्ट हो गई थीं। उनके बगल में बैठे हुए मैथ्यू ने सुना जैसे ही उसकी दादी ने बताया कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें लगा जैसे उन्होंने उसे वहां देखा था। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उन्हें पहले पूरी बात सुनने को कहा। उनका दिमाग खराब नहीं हुआ था। फिर उन्होंने याद किया कि सीढ़ियों के टॉप पर एक डार्क शेप थी जो अपने हाथ हिला रही थी और उन्हें ऊपर आने से वार्न कर रही थी। उस लड़के को देखते हुए उन्होंने ऐड किया कि अब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो उनसे नहीं बल्कि उनके पोते से बात कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसे वो टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर याद आया और उसे लगा कि इस सब को बस एक सपना कह देना मुश्किल था। फिर मैथ्यू ने अपनी डरी हुई फैमिली को पिक्चर किया और सोचा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो सब दादाजी की तरह मारे जा सकते थे। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा जब उसे रियलाइज हुआ कि अगर वहां सच में वही था तो उन्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। एक आवाज ने इस बात को अमेजिंग बताया, खासकर इसलिए क्योंकि ये सब अभी हाल ही में हुआ था। उसकी दादी ने उसका सिर थपथपाया और कहा, दादाजी ने एक बार बाहर अकेले एक क्यूट से छोटे हिरन का जिक्र किया था, और जब वो बाहर चेक करने गई तो वहां मैथ्यू था। मॉम ने उन्हें देखा और दोबारा पूछा। फिर वो पलटी और बोली कि उन्हें भी एक सिमिलर सपना आया था जिसमें उनके फादर ने एक छोटे से हिरन को पीछे छोड़ दिया था। वो लड़का उन दोनों औरतों के बीच बैठा था। उसने अपनी मदर की तरफ देखा जब उन्होंने पूछा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना मग नीचे किया और जवाब देने ही वाला था कि तभी एक ब्लैक ऑरा उसके पीछे से उभरने लगा। लाल आंखों वाले क्रीचर्स उस लड़के के पीछे दिखाई दिए जो मदद के लिए रो रहे थे। उस बच्चे के फेस पर पसीना आ गया। उसकी मदर ने उसका कंधा छुआ और पूछा कि क्या वो ठीक है। मैथ्यू चुपचाप मुड़ा। फिर उसने एक जबरदस्ती की स्माइल दी और कहा कि वो ठीक है, उसे बस अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। मेन कैरेक्टर ने दूसरी तरफ देखा। उसकी दादी ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया कि वो अभी बहुत छोटा है, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने उससे कहा कि वो अपनी जिंदगी पूरी तरह जिए, खुश रहे, बुरे वक्त का सामना करे, दोस्त बनाए और उनके साथ लड़े, पढ़ाई करे, खेले, और एक दिन उसे अपने आप समझ आ जाएगा कि उसकी मंजिल क्या है।
उस लड़के ने थोड़ा अनश्योर होकर साइड में देखा। अपनी आंखें बंद करते हुए दादी ने उससे कहा कि वो बस जीता रहे जब तक उसे वो ना मिल जाए जिसे करना उसे पसंद हो। मैथ्यू ने एक ऑकवर्ड स्माइल दी, ये रियलाइज करते हुए कि उनकी एडवाइस बस एक खुशहाल लाइफ जीने की थी। दोनों औरतों ने उसे हग कर लिया और उसकी मदर ने कहा कि दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैथ्यू के पास अभी भी वक्त है और वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। मेन कैरेक्टर ब्लश करने लगा जब उसकी मॉम ने ऐड किया कि उसके नाम का मतलब एक ऐसी यूनिवर्स जिसमें एंडलेस पावर हो है। हालांकि वो ये पहले से जानता था। उसकी मदर ने स्माइल किया और उसे बताया कि उन्हें हमेशा उस पर प्राउड रहेगा, चाहे वो आगे चलकर कोई भी रास्ता क्यों ना चुने। फिर उस लड़के ने अपनी दादी की तरफ देखा जिन्होंने प्रॉमिस किया कि वो भी हमेशा उसे सपोर्ट करेंगी। एना बाहर आई और बोली कि उसे भी दूध चाहिए। वो उनके साथ बैठ गई और मॉम ने पूछा कि क्या वो उठ गई, जबकि दादी ने उसे अपना ग्लास लेने के लिए पास बुलाया। मैथ्यू ने स्माइल किया, फिर वो ब्लश करने लगा और उसके होंठ थोड़े खुल गए। उसके हाथों में फ्लावर्स आ गए और उसने वो अपनी दादी को दे दिए। हर कोई मुस्कुराने लगा। उस बूढ़ी औरत ने उसे थैंक यू कहा और बोली कि वो इन्हें हॉल की नाइट स्टैंड पर रखेंगी ताकि सब उन्हें देख सके। मेन कैरेक्टर को रियलाइज हुआ कि इसका मतलब वो उन्हें सबके सामने शो ऑफ करना चाहती थी। उसकी दादी उन फ्लावर्स की तरफ देखती रही, जबकि उस लड़के ने सोचा कि शायद उन्हें इसका पूरा मतलब नहीं पता था, पर चलो ठीक है। एना दादी के बगल में बैठ गई। मैथ्यू मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि वो इस लाइफ में उन्हें और भी कई सारी हैप्पी मेमोरीज देना चाहता था। उन तीनों के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। उसकी दादी ने अपने हाथ जोड़ लिए जैसे ही मेन कैरेक्टर ने उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए उन्हें थैंक यू कहा। घर के अंदर से आवाजें आने लगीं। उसके पेरेंट्स स्माइल करते हुए आए और अनाउंस किया कि उनके घर एक और नया मेहमान आने वाला है। मैथ्यू और एना उन्हें शौक से घूरने लगे। उसकी बहन दौड़कर डैड के पास गई और एक्साइटेड होकर पूछा कि क्या इसका मतलब उसे एक और भाई मिलने वाला है। मॉम ने थोड़ा कंफ्यूज होकर अपने बेटे की तरफ देखा। उन्होंने एमसी के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। अपनी आंखों में आंसू लिए उस बेटे ने इस खुशखबरी के लिए अपनी मदर को थैंक यू कहा। उसके पेरेंट्स स्माइल करने लगे जैसे ही मैथ्यू ने कहा कि ये उसकी अब तक की लाइफ में होने वाली सबसे बेस्ट चीज थी। डैड ने मजाक करते हुए कहा कि ऐसी रिएक्शन देखकर लोगों को लगेगा कि मैथ्यू ही उस नए बच्चे का बाप है। पूरी फैमिली टेबल के चारों तरफ बैठ गई। वापस किंडरगार्टन में एक छोटी बच्ची दौड़कर मेन कैरेक्टर के पास आई और पूछा कि क्या उसने उसे मिस किया। डॉग ईयर्स लगाए हुए मैथ्यू ने उस पर भौंका। 3 बच्चों ने उसे थपथपाया और रोने से मना किया। मैथ्यू ने गुस्से से दूसरी तरफ देखा। उसने एक मग पकड़ रखा था। कैथरीन ने पूछा कि सबको ये कुत्ता क्यूट क्यों लगता है। उसने स्माइल किया और कहा कि इस कीचड़ को फेंक देना ही बेहतर होगा। वो लड़का उस पर गुर्राया और उसने पलट कर जवाब दिया कि वो टीचर को सब कुछ बताकर उसे पनिश करवा सकती है। मेन कैरेक्टर ने इंस्टेंटली अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और सोने की एक्टिंग करने लगा। उनमें से एक लड़के ने नोटिस किया और उसे जानवरों के पिंजरे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी उन बच्चों के रूम में आया। वो लड़की अपने डैड के पास भाग कर गई, खुश होकर कि वो वापस आ गए थे। मैथ्यू आसपास देखते हुए हॉलवे से होता हुआ चलने लगा। तभी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक टेबल पर उसने एक लड़की को हाथ में बुक लिए बैठा देखा। मैथ्यू ने पूछा कि वो क्या पढ़ रही है और उसने जवाब दिया शर्लॉक होम्स। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला कि शर्लॉक और प्रोफेसर वाटरफॉल से गिरकर मर गए। वो लड़की उसे शॉक में घूरने लगी। मैथ्यू ने स्माइल की और मान लिया कि उसने गलती से एक्सीडेंटली उसकी बुक को स्पॉइल कर दिया था। उसने उदासी से अपना सिर झुकाया और कहा कि वो सच में बहुत अपसेट है क्योंकि उसने अभी तक बुक फिनिश नहीं की थी। मैथ्यू ने माफी मांगी और आगे ऐड किया कि शर्लॉक एंड में जिंदा वापस आ जाता है। इस बात ने उसे और भी ज्यादा सैड कर दिया। वो वहां से भागते हुए चिल्लाया कि वो सच में बहुत सॉरी है। वो किंडरगार्टन में आगे बढ़ता रहा। मैथ्यू ने नोटिस किया कि बच्चों के ग्रुप्स एक जगह पर भीड़ लगाए हुए थे। बच्चे आपस में छोटी मोटी फाइट्स कर रहे थे। उनमें से एक ने मैथ्यू की तरफ देखा। उस हीरो ने स्माइल की और पूछा कि उनके ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। मैथ्यू सुन रहा था जब बाकी बच्चे आपस में फुसफुसाने लगे। 2 लड़के एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उनमें से एक ने जल्दी से एक सोर्ड निकाली और उसे मैथ्यू की तरफ पॉइंट किया। उसने डिक्लेयर किया कि ये शहर उन दोनों के लिए बहुत छोटा है और मैथ्यू की किस्मत का एंड अब यहीं होगा। मैथ्यू ने शांति से उस सोर्ड की तरफ देखा। बाकी बच्चे चिल्लाने लगे कि वो लड़का प्रूव करे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। मेन कैरेक्टर बस सामने देखकर मुस्कुराया। मैथ्यू ने कैथरीन की तरफ देखा जो उस पर चिल्ला रही थी। एक अनॉयड लुक के साथ उसने उसे मर जाने को कहा और एमसी ने सोचा कि ऐसी बात उसी के मुंह से अच्छी लगती है। हीरो ने अपनी आंखें झुकाई और कहा कि उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैथ्यू एक हल्की सी स्माइल के साथ ओलिविया की तरफ मुड़ा। अपनी आंखों में आंसू लिए वो चिल्लाई कि वो उससे हेट करती है। उस लड़के ने सोर्ड उठाई और कहा कि वो अपनी लाइफ में हमेशा अकेला रहा है। मैथ्यू ने एक अनईजी स्माइल दी और कहा ये सबके लिए एंड होगा। दोनों लड़के एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जिमी चिल्लाया कि मैच शुरू किया जाए। वो हीरो सीधा मैथ्यू की तरफ भागा, पर मेन कैरेक्टर ने उसे ब्लॉक करने के लिए अपनी सोर्ड ऊपर उठा ली। जिमी का वेपन हवा में उड़ गया। उस लड़के ने पैनिक करते हुए उसे वापस पकड़ने की कोशिश की। उसी वक्त मेन कैरेक्टर ने शांति से उस हीरो पर चार्ज किया और मैथ्यू की ब्लेड जिमी के पेट के आर पार हो गई। सोर्ड जमीन पर गिरी और घूमने लगी। वो लड़का अपने हाथ पैरों के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसका वेपन उसके बगल में था। मेन कैरेक्टर ने शांति से अपना वेपन वापस रख लिया। जिमी ने अपने दांत पीसे और बोला कि अगर वो अपनी हिडन पावर्स यूज करे तो वो अभी भी आगे लड़ सकता है। फिर वो लड़का जमीन पर गोल होकर लेट गया। सभी बच्चे मैथ्यू को एडमिरेशन के साथ देखने लगे और उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। उस लड़के ने जिमी की तरफ देखा और कहा कि ये एक अच्छी फाइट थी। हर कोई चिल्लाने लगा कि वो अमेजिंग है और उसे क्लियरली पता है कि वो क्या कर रहा है। बच्चे उस हीरो को खींचने लगे, ये कहते हुए कि सिर्फ वही इससे बाहर निकाल सकता है। वो सोर्ड लोहे के एक ढेर में फंसी हुई थी। मैथ्यू ने उसकी तरफ देखा, जबकि बच्चों ने कहा कि उन्होंने आज तक किसी को भी एक्सकैलिबर को समझते हुए नहीं देखा है। हीरो के हाथ ने सोर्ड को पकड़ा। मैथ्यू ने उसे टाइट पकड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर उठा लिया, जबकि बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। मेन कैरेक्टर ने आंखें बंद करके स्माइल की। जैसे ही सभी चीयर और क्लैप करने लगे, किंडरगार्टन में उनकी आवाजें गूंजने लगी। स्ट्रीट पर एक बेंच के पास जमीन पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा था।
उसके बगल में पड़े एक फोन पर न्यूज चल रही थी कि सिटी में एक प्रॉब्लम आ गई है। 7th ग्रेड गॉब्लिन्स अपीयर हो गए थे। रिपोर्ट ने आगे बताया कि नाइट गार्डियन ऑल एंड मेरिनर ने सिचुएशन को ऑर्डर में रखा हुआ है, पर 2 गॉब्लिन्स बच निकले हैं। एंकर ने वार्न किया कि वो गॉब्लिन्स भीड़-भाड़ वाली जगहों पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं और अगर किसी को वो दिखें तो तुरंत रिपोर्ट करें। बच्चे स्ट्रीट पर खेल रहे थे। कैथरीन उस लड़की के पीछे भागी। मैथ्यू ने बच्चों को खेलते हुए देखा। गेट के पास बैठे हुए वो सोचने लगा कि क्या बच्चे कभी थकते भी हैं। मैथ्यू ने अपने हाथों से एक साइन बनाया। फ्यूचर को बदलने के बाद इस हीरो को पता था कि उसे अपना माना सेव करना है और हर एक सेकंड को अच्छे से यूज करना है। किसी दिन माना को एक ह्यूज रिसोर्स, एक रियल पावर की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसलिए उस हीरो ने उसे और भी ज्यादा स्टोर करने का डिसाइड किया। इस इंसिडेंट के बाद मैथ्यू और भी ज्यादा मना गैदर कर पाएगा। बच्चों ने खुशी से उसे खेलने के लिए बुलाया और वो लड़का ये देखकर सरप्राइज था कि उनके अंदर अभी भी कितनी एनर्जी बची थी। अचानक एक नैनी ने बच्चों को आवाज लगाई, उन्हें आइसक्रीम पर अटैक करने को कहा। बच्चे मुस्कुराते हुए दौड़ कर गए। हर कोई एक अलग फ्लेवर पिक कर रहा था। मैथ्यू साइड से ये सब देख रहा था और बोला कि वो आखिर हैं तो बच्चे ही। नैनी ने बाकियों को भी बुला लिया ताकि वो भी आकर ले लें। 2 हाथ एक ही आइसक्रीम की तरफ बढ़े। मैथ्यू और कैथरीन ने एक ही पैकेज को पकड़ लिया। मेन कैरेक्टर ने गुस्से में उसे छोड़ने को कहा क्योंकि वो उसका था, पर उसने इनकार कर दिया। नैनी उनकी बहस को टेंशन के साथ देख रही थी। एक स्माइल के साथ टीचर ने वो आइसक्रीम ले ली और उनसे कहा कि उन्हें इसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर उस आइसक्रीम को तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उस आदमी ने उन दोनों को एक हाफ पकड़ा दिया और कहा कि वो इसे शेयर कर सकते हैं। मैथ्यू और कैथरीन इस मैटर को एक गेम से सेटल करना चाहते थे जहां जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। टीचर ने चिढ़कर उनकी बात काटी और उन्हें फेयरली शेयर करने को कहा। ओलिविया ने सरप्राइज होकर उस आदमी की तरफ देखा और पूछा कि जिमी कहाँ है। एक कैंडी बार चबाते हुए कैथरीन ने बताया कि जिमी गार्डन में अपनी सोर्ड के साथ कुछ कर रहा है। उसने पूछा कि वो हमेशा सबसे दूर अकेले ही क्यों खेलता रहता है। मैथ्यू ने कहा कि ये उसकी सीक्रेट ट्रेनिंग है। फिर कैथरीन ने ओलिविया से पूछा कि वो जिमी के लिए आइसक्रीम क्यों ले जाना चाहती है। ओलिविया मुस्कुराई और बोली कि उसे बुरा लगता है कि जब बाकी सब मजे कर रहे होते हैं तो वो अकेला खाता है। कैथरीन हंसने लगी और बोली कि वो अपने खुद के भले से भी ज्यादा अच्छी है। टीचर ने ओलिविया को एक आइसक्रीम ऑफर की और पूछा कि क्या वो इसे जिमी के लिए ले जाना चाहती है। कैथरीन ने पूछा कि क्या उसे उसका साथ चाहिए, पर ओलिविया ने कहा कि वो अकेले ही चली जाएगी। मैथ्यू एक पाइप पर बैठा ओलिविया को भागते हुए देख रहा था। वो आगे की तरफ नीचे घूर रहा था। तभी उसने सुना कि सबको फ्रीज टैग खेलने के लिए बुलाया जा रहा है। कैथरीन पास से गुजरी और उसे ज्वाइन करने को कहा, पर मैथ्यू ने कहा कि आज के लिए उसका हो गया। चिढ़कर उसने कहा कि कोई भी उस जैसे लड़के के साथ खेलना नहीं चाहता। उसने मुंह घुमाया और बोला कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी भी अपसेट होकर कैथरीन ने बताया कि एना ने उसे मैथ्यू के साथ खेलने को कहा था। ये सुनकर अपनी बहन की याद आते ही वो स्माइल करने लगा। बच्चों ने रॉक पेपर सिजर्स के साथ शुरू किया। मैथ्यू ने उन्हें इधर उधर भागते हुए देखा और क्लियरली वो इन सबसे ज्यादा थ्रिल्ड नहीं था। उसने साइड में देखा, फिर अचानक कैथरीन के पीछे तेजी से भागा। उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ा, पर उसने फ्राउन किया और उस पर फ्रीज चिल्लाई। मैथ्यू ने अपना टारगेट स्विच किया और एक दूसरे बच्चे के पीछे भागा। उसने उसे टैग किया जिससे वो वापस वाटर बन गया। उसके ठीक बाद मैथ्यू तेजी से कैथरीन की तरफ भागा। वो कंफ्यूज दिखी और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, वो एक ग्रिन के साथ तेजी से उसके पास आया। मैथ्यू ने उसकी पीठ पर टैप कर दिया। कैथरीन ने उसे गुस्से से घूरा। फिर वाटर प्लेयर्स में से एक ने भाग कर आकर उसे भी टैग कर दिया। सभी बच्चे चिल्लाने लगे कि अब बारी कैथरीन की है। वो गुस्से से पूरी तरह पागल लग रही थी। कैथरीन ने मैथ्यू पर भड़कते हुए कहा कि अब वो गया। स्माइल करते हुए उसने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसे पकड़ सकती है। तभी डर से उसकी आंखें फैल गईं। मैथ्यू वही का वही जम गया। कैथरीन ने स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब तेरी बारी है। पर फिर उसने उसका फेस नोटिस किया और पूछा कि वो अचानक ऐसे फ्रीज क्यों हो गया। मैथ्यू को अचानक एक किलिंग इंटेंट का झटका लगा। एक बहुत बड़ा हाथ पास में ही एक वेपन उठाता है। उस मॉन्स्टर को देखते ही उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। बच्चे उस मैसिव शैडो को कंफ्यूजन में घूरने लगे। एक 7th ग्रेड गॉब्लिन ठीक किंडरगार्टन के बगल में खड़ा था। 2 बच्चे डर के मारे फ्रीज हो गए। एक छोटी बच्ची बस उसे घूरती रह गई। गॉब्लिन ने उसे नोटिस किया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने अपनी शार्प एक्स उठाई और उस डरी हुई बच्ची की तरफ नीचे घुमाई। वो ब्लेड हवा को चीरती हुई उसके सिर के करीब आने लगी। आखिरी सेकंड में मैथ्यू ने उसकी तरफ कुछ फेंका। उस स्ट्राइक ने एक्स को गॉब्लिन के हाथों से बाहर गिरा दिया। वो एक कंफ्यूज्ड आवाज के साथ पीछे मुड़ा। मैथ्यू ने उसे वापस घूरा। एक नया टारगेट देखते ही गॉब्लिन ने अपनी एक्स उठाई और उसकी तरफ चार्ज किया। वो पागलों की तरह अटैक करने लगा, पर मैथ्यू ने हर स्विंग को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। एक स्ट्राइक को स्लिप करते हुए वो बड़बड़ाया कि वो इन चीजों से पक चुका है। उसके हाथ में एक स्टिक थी जिसमें से पावर निकल रही थी और उसने उसे जल्दी से मारने के बारे में सोचा ताकि वो बाकियों की हेल्प कर सके। फिर उसने सीधा गॉब्लिन के पेट की तरफ लंच किया, पर अचानक कोई बीच में आ गया। एक आदमी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्विंग किया और गॉब्लिन के सिर पर जोर से मारा, चिल्लाते हुए कि वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने एक मॉप पकड़ा हुआ था। फिर वो मुड़ा और मैथ्यू पर चिल्लाया कि वहां खड़ा रहना बंद करे। एक हाथ स्टेयर के साथ उसने मॉप को आगे की तरफ जोर से फेंका। वो मॉप गॉब्लिन की चेस्ट से टकराया और उसे पीछे फेंक दिया। एक ग्लासेस पहने हुए आदमी ने अचानक मैथ्यू को कॉलर से पकड़ लिया। उसने मैथ्यू को अपनी पीठ पर लादा, एक लड़की का हाथ पकड़ा और उन्हें कस के पकड़ने को बोलते हुए भागने लगा। 2 गुस्से में पागल गॉब्लिन्स उनके पीछे भागने लगे। उस आदमी ने अपनी आंखें छोटी की और चिल्लाया कि वो ऑलमोस्ट सेफ है। तभी एक गॉब्लिन ने अपनी एक्स ऊपर उठाए हुए आगे छलांग लगा दी। मैथ्यू ने अपने हाथ आगे किए और उनके चारों तरफ ब्लू लाइट गैदर होने लगी। वो आगे घूरता रहा, ये सोचते हुए कि वो परछाइयां बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रही हैं। फिर उसने एक स्ट्रॉन्ग स्पेल फायर किया। 1 सेकंड बाद ही वो गॉब्लिन की चेस्ट से जा टकराया और उसे ब्लास्ट करके पीछे फेंक दिया। दूसरा गॉब्लिन कंटिन्यूअसली चार्ज करता रहा, अपने साथी पर ध्यान दिए बिना। वो आदमी आखिरकार रुक गया, अभी भी दोनों बच्चों को उठाए हुए था। उनके पीछे एक जोर का क्रैश सुनाई दिया।
जैसे ही वो सब सेफली अंदर पहुंचे, वो टीचर जमीन पर गिर पड़ा और बच्चों ने उसे घेर लिया। अपनी सांस संभालते हुए उसने बाकियों के बारे में पूछा और हेड मिस्ट्रेस ने बताया कि बाकी सबको पहले ही सेफली निकाल लिया गया है। मैथ्यू आसपास देखने लगा जबकि बच्चे आपस में विस्पर कर रहे थे कि वो सच में गॉब्लिन्स हैं और कुछ तो कई दिन पहले ही दिखाई दिए थे। हेड मिस्ट्रेस ने उस टीचर को पीछे से पकड़ा और कहा कि वो ऑलरेडी पुलिस को रिपोर्ट कर चुकी हैं। अब उन्हें प्लेयर्स के आने का वेट करना होगा जबकि वो बाकी टीचर्स की दरवाजे ब्लॉक करने में हेल्प करेंगी। अचानक कैथरीन भीड़ को पीछे धकेलते हुए आगे आई और चिल्लाई कि उसके दोस्त मिसिंग हैं। टीचर का चेहरा पीला पड़ गया और किसी ने घबराहट में बताया कि वो लोग अभी गार्डन में आइसक्रीम खा रहे थे। वो ये चिल्लाते हुए उठने लगा कि वो उन्हें वापस लेकर आएगा, पर हेड मिस्ट्रेस ने उसका कंधा पकड़ा और चिल्लाकर कहा कि वो नहीं जा सकता। बच्चे और टीचर्स डर से कांपने लगे जब किसी ने कहा कि टीचर को यहीं रुकना होगा। अपनी आंखों में आंसू लिए बच्चों ने पूछा कि उनके दोस्तों का क्या होगा। उन्हें वापस लाना ही होगा। इस पूरी केओस के बीच कोई टेंट से बाहर निकलता है। फिर हमारा सीन वापस बाहर की तरफ कट होता है। एक डरी हुई लड़की देखती है कि एक गॉब्लिन ने उसके दोस्त को जमीन पर गिराकर दबा लिया है। वो अपनी बहुत बड़ी एक्स हवा में उठाता है। डर के मारे वो अपनी आंखें कस के बंद करती है और अपने हाथ आगे कर देती है। एक ब्लू लाइट अपीयर होती है और वो रुकने के लिए चिल्लाती है। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस गॉब्लिन को धक्का देती है। वो साइड की तरफ उड़ता हुआ जाता है, कुछ बार हवा में फ्लिप होता है और जमीन पर क्रैश कर जाता है। वो भागकर अपने दोस्त के पास जाती है और उसे उठने में हेल्प करते हुए पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर वो गॉब्लिन दोबारा अटैक करने के लिए ऑलरेडी उठ रहा था। वो दोनों बच्चे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। फिर वो लड़का रुका और उसने अपने दांत पीसे। उसने उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया कि अब उन्हें भागना होगा। गॉब्लिन कुछ सेकंड्स तक बिना हिले उन्हें देखता रहा। लड़की ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए और उसने जवाब दिया कि एडल्ट्स आकर उन्हें बचा लेंगे, तब तक उन्हें बस चुप कर रहना होगा। उसने बार्स की तरफ इशारा किया और कहा कि उन्हें वहां ऊपर चढ़ना होगा। अगले ही पल उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। तभी उस लड़के को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा। वो गॉब्लिन उनके पीछे आ रहा था, धीरे धीरे पर कंटिन्यूअसली। वो लड़का चढ़ता गया और उस लड़की से रुकने को मना किया, पर उसने पीछे चिल्लाते हुए कहा कि उसे भी आना होगा। वो मुड़ा और बोला कि बड़ों के आने तक वो उसे रोके रखेगा। फिर उसने अपनी प्लास्टिक की सोर्ड के साथ एक स्टांस लिया, जबकि उसके पीछे खड़ी लड़की उससे ऊपर आने के लिए भीख मांग रही थी। गॉब्लिन बहुत ध्यान से उस लड़के की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। कांपते हुए और डर से भरे होने के बावजूद वो फिर भी उसका सामना कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आदमी का फेस आया, एक हीरो जो एक बड़ी सी सोर्ड के साथ एक गिरे हुए दुश्मन पर खड़ा था। वो लड़का खुशी से चमक उठा, अपनी मुट्ठी हवा में उछली और चिल्लाया कि वो जीत गया। ब्लश करते हुए वो बोलता गया कि वो हीरो अमेजिंग है और वो भी एक दिन वैसा ही बनेगा। अपनी प्लास्टिक सोर्ड को कसके पकड़े हुए उसने सोचा कि वो भी डीमन ऑफ फायर की तरह एक हीरो बनेगा। स्माइल करते हुए उसने कहा कि उन्हें मुझे लड़ने देना चाहिए क्योंकि गॉब्लिन्स वीक होते हैं। गॉब्लिन ने चिढ़कर अपना सिर नीचे किया। फिर उसने अपना मुंह पूरा खोला और अटैक कर दिया। एक्स घुमाते हुए उसने उस पर चार्ज किया। उस लड़के ने सोचा कि अगर वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग याद रखेगा तो सब ठीक होगा। वो आगे भागा और अपनी सोर्ड स्विंग की, पर गॉब्लिन ने उसे एक ही झटके में उड़ाकर दूर फेंक दिया। वो प्लास्टिक की सोर्ड उड़कर मॉन्स्टर के काफी पीछे जा गिरी। गॉब्लिन ने दोबारा अपनी एक्स उठाई। तभी उसके पीछे से किसी ने वो प्लास्टिक की सोर्ड पकड़ ली। वो मॉन्स्टर उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ा। रोते हुए उस लड़के ने अपने दोनों हाथ अपने फेस के आगे कर लिए। एक पल बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो लड़की उसके ऊपर से नीचे देख रही थी और वहां मैथ्यू अपने हाथ में सोर्ड लिए उस लड़के के आगे खड़ा था। उसके बगल वाला बच्चा कांप रहा था जब मैथ्यू ने कहा कि वो एक अच्छा लड़का है। मैथ्यू मुड़ा, उसने स्माइल की और आगे ऐड किया कि वो एक रियल मैन है। वो बस एक सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते हैं। तभी गॉब्लिन को होश आया और उसने अपनी एक्स के साथ अटैक कर दिया। वो लड़का चिल्लाया और मैथ्यू को पीछे मुड़ने को कहा। मैथ्यू ने अपनी सोर्ड घुमाई और तेजी से आगे बढ़ गया। एक क्लीन स्ट्राइक के साथ उसने उस मॉन्स्टर का हाथ काट दिया। वो हाथ और एक्स हवा में उड़ गए। वो गॉब्लिन डर के मारे अपने खून से लथपथ कटे हुए हाथ को घूरने लगा। मैथ्यू बिल्कुल नहीं रुका। उसने एक कोल्ड लुक के साथ उसे घूरा और दोबारा अपनी सोर्ड स्विंग की। एक सेकंड बाद ही वो मॉन्स्टर कट कर दो हिस्सों में बट गया। जैसे ही येलो आग की लपटों ने उस बॉडी को जलाया, एक बड़ा सा ब्लू क्रिस्टल जमीन पर गिरा। वो क्रिस्टल फ्लोर पर रोल करने लगा। मैथ्यू ने अपनी सोर्ड से खून झटक कर साफ किया। फिर वो एक स्माइल के साथ वापस मुड़ा और बोला कि अब वो लोग चैन की सांस ले सकते हैं। वो लड़का तुरंत उसके ऊपर कूद पड़ा, चिल्लाते हुए कि वो एक रियल हीरो है। उसने मैथ्यू को नीचे गिरा दिया और मैथ्यू ने उसे घूरते हुए पूछा कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। वो लड़की भी उनके साथ जुड़ गई। दोनों को हग करते हुए और चिल्लाते हुए एकदम लाल चेहरे के साथ मैथ्यू की शर्ट को कस के पकड़ लिया। उसने रोते हुए कहा कि वो सच में बहुत डर गई थी। मैथ्यू का चेहरा पीला पड़ गया जैसे ही उसने उन्हें खुद से अलग करने की कोशिश की। फिर हम थोड़ा पहले के टाइम में जंप करते हैं। मैथ्यू रूम से बाहर निकला जबकि उसने बच्चों को रोते हुए सुना कि अब उनका क्या होगा। वो मुड़ा और हॉल में आगे बढ़ा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें ब्लू ग्लो करने लगीं। उसकी एनर्जी पूरी बिल्डिंग में फैल गई। उसे बाहर एक लड़का और लड़की सेंस हुए जो चिल्लाते हुए एक गॉब्लिन से भाग रहे थे और उसे रियलाइज हुआ कि वो वही हैं जिन्हें वो ढूंढ रहा है। कम से कम अभी के लिए वो जिंदा थे और भाग रहे थे। तभी दूर से उसे एक गॉब्लिन का डार्क ऑरा फील हुआ। वो रुका और उसने डिसाइड किया कि उसे पहले उस वाले को मारना होगा जो जिम की तरफ जा रहा था। वो गॉब्लिन एक बुरी आवाज के साथ मुड़ा। फिर वो अचानक पलटा जब एमसी ने चिल्लाकर पूछा कि उसे क्या चाहिए। प्रोटैगनिस्ट अपनी जगह पर डटा रहा। अपने राइट हैंड में एक बॉक्स कटर लिए उसे घूरता रहा। उसने ब्लेड को ऊपर उठाया और उसमें से पावर पोर होने लगी। गॉब्लिन ने तुरंत चार्ज किया और अपनी एक्स स्विंग की, पर एमसी ने बिल्कुल सही टाइम पर डॉज कर लिया। उसने जमीन से किक किया, फिर दीवार का यूज करते हुए एक ही झटके में वो मॉन्स्टर के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने एम लगाया और ब्लेड को सीधा उसके आर पार कर दिया। गॉब्लिन गुस्से से गुर्राया और अपनी एक्स को पीछे की तरफ स्विंग किया, पर एमसी उसके ऊपर से फ्लिप करके निकल गया। फिर छत से खुद को पुश करके सीधा उस पर डाइव लगा दी। उसने अपना बॉक्स कटर सामने होल्ड किया जिसका ऑरा जोर से फ्लेयर हो रहा था।
और अगले ही सेकंड उसने गॉब्लिन को क्लियरली 2 हिस्सों में काट दिया। वो मॉन्स्टर रेत की तरह टूटकर बिखरने लगा और फिर उसमें से एक बड़ा सा ब्लू क्रिस्टल नीचे गिरा। पीछे हटते हुए एमसी ने बॉक्स कटर की तरफ देखा और बोला कि वो अब इसका यूज नहीं कर सकता। उसने उसे साइड में फेंक दिया और बड़बड़ाया कि किंडरगार्टन पर अटैक करने वाला कोई भी ट्रैश है और अगर उसने उन्हें ढूंढ लिया तो वो उन्हें जान से मार देगा। फिर वो भागने लगा, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए और होप करते हुए कि वो लोग थोड़ी देर और सेफ रहेंगे। अपने दांत पीसते हुए उसने अपने आसपास का एरिया स्कैन किया। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। बच्चों के चिल्लाने की आवाजें अभी तक रुकी नहीं थीं। वो लड़का और लड़की रोते हुए एमसी से चिपके हुए थे। उनका टीचर हवा में झाड़ू उठाए हुए अंदर भाग कर आया और पूछा कि क्या लियोनेड ठीक है। वो एक पल के लिए चुप रहा और आगे देखा। फिर उसने स्माइल की और कहा कि सब कुछ ठीक है। किंडरगार्टन के बाहर सोल्जर्स वेट कर रहे थे। एक चलकर एमसी के पास आया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या उसने सच में उसे मार दिया। प्रोटैगनिस्ट ने स्माइल की, दूसरी तरफ देखा और कहा कि वो गॉब्लिन पहले से ही बुरी तरह जख्मी था। उसने बस उसे कुछ बार और मारा और वो गायब हो गया। उस सोल्जर ने एक ब्लू क्रिस्टल ऊपर उठाया और कहा, गॉब्लिन्स भले ही 7th या 8th रैंक के आसपास होते हैं, पर वो फिर भी इतने वीक नहीं होते कि एक 7 साल का बच्चा अकेले उन्हें हरा दे। वो एमसी को कोर डिस्ट्रॉय करते हुए इमेजिन करता है और सोचता है कि एक मॉन्स्टर को मारने का इकलौता रास्ता उसके क्रिस्टल को मारना या एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक से तोड़ना होता है। फिर वो हॉलवे वाले गॉब्लिन्स के बारे में पूछता है। एमसी नर्वसली दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि शायद जिस गॉब्लिन से उसने फाइट की थी उसने दूसरे वाले को पहले ही मार दिया था और उस बैटल के बाद वो उसको हराने के लिए बहुत वीक हो चुका था। वो दोनों ही पूरी तरह तबाह हो चुके थे। उस सोल्जर ने अपने हाथ फैलाए और अभी भी सरप्राइज में होते हुए कहा कि जरूर ऐसी ही बात होगी। ऑफिस से एक आदमी आगे आता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए किंडरगार्टन से माफी मांगता है। टीचर्स और बच्चों के सुनते हुए वो प्रॉमिस करता है कि अब से वो लोग किंडरगार्टन को सेफ रखने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। फिर वो एमसी की तरफ इशारा करता है और उसे हीरो ऑफ द डे बुलाता है। वो उसे एक सर्टिफिकेट देता है और उसने जो किया उसके लिए उसे थैंक यू कहता है। हर कोई खुशी से चिल्लाता है, तालियां बजाता है और उसका नाम पुकार रहा था। फिर सीन एमसी के पेरेंट्स पर कट होता है। वो उस पर गुस्से से घूरते हैं और बिना सोचे समझे एक्ट करने के लिए उसे डांटते हैं। सबसे पहले उसे एक अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा, फिर वो लोग बात करेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने अपना सिर झुकाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने सोचा कि अब तो वो पक्का फंस गया। तभी कोई उसे थोड़ा और चौड़ा स्माइल करने को कहता है और उसकी हंसी छूट जाती है। अब हम वापस किंडरगार्टन फेस्टिवल में आ गए हैं। ओलिविया एक बड़े से गुलदस्ते के साथ बैठी है जबकि कोई ब्यूटीफुल प्रिंसेस स्नो वाइट की कहानी नरेट कर रहा था। उसके चारों तरफ ड्वार्फ के गेटअप में लड़के थे और वो स्टोरी उसके दयालु दिल और उन 7 बॉनों के बारे में आगे बढ़ती है जो उससे प्यार करते थे। बच्चे एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं जबकि टीचर माइक्रोफोन पर पढ़ना जारी रखते हैं। स्टेज के पीछे 2 लड़के घबराकर आसपास देखते हैं। एक अपना सिर पकड़ लेता है और पैनिक करने लगता है। वो अपने लाइंस भूल गया था। एमसी अपने आर्म्स फोल्ड करता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही लाइन थी, बेहतर होगा तुम ये ना खाओ। वो लड़का अपने हाथों की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि एक रियल कैप्टन को सब कुछ याद रहता है। एमसी निराश होकर देखता है और सोचता है कि उस गॉब्लिन अटैक ने इसे सच में बदल दिया है। उसे याद आता है कि वो अपने दोस्तों पर चिढ़ गया था। फिर सोचता है कि वो सब उसे कैप्टन बुलाने के लिए अग्री हुए थे, ना कि वॉरियर। वो अपने दोस्त को विंक करता है और कहता है कि वो सबको दिखाएगा कि वो कितना बड़ा एक्टर है। हालांकि ये सब उसे अभी भी बहुत अजीब लग रहा था। फिर कैथरीन आगे आती है और प्रिंसेस से बात करती है। वो एक लाल सेब निकालती है, विंक करती है और कहती है कि ये बहुत डिलिशियस लग रहा है। ओलिविया चलकर पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सच में बहुत प्रिटी है। वो ड्वार्फ्स पैनिक करते हुए अपने हाथ हिलाने लगते हैं और उसे वार्न करते हैं कि किसी अनजान से खाना मत लो क्योंकि इसमें पॉइजन हो सकता है। उनमें से एक ब्लश करता है और उससे ये न खाने की भीख मांगता है। दूसरे लड़के का चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर वो अचानक चिल्लाता है हाँ। वो लगातार चिल्लाता रहता है कि उसे ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। टीचर माइक के आगे जम जाते हैं और पूरा हॉल शांत हो जाता है। फिर ऑडियंस में बैठे पेरेंट्स वहां से निकलना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर एमसी सोचता है कि वो बच्चा बिल्कुल एक रोबोट की तरह एक्टिंग कर रहा है। कैथरीन उस सेब को फेंकती है और उस पर चिल्लाती है कि इसे खाओ और उसे अकेला छोड़ दो, पर इसकी बजाय वो सेब सीधा उस लड़के के मुंह पर लगता है और वो डर के मारे फ्रीज हो जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसके आसपास खड़े लड़के फूट फूट कर रोने लगते हैं, ये चिल्लाते हुए कि वो मर गया। हर कोई पलट कर देखता है जैसे ही टीचर क्विकली एक्सप्लेन करते हैं कि प्रिंसेस की जगह उस ड्वार्फ ने वो जहरीला सेब खा लिया था। वो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और प्ले को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्वीन ने अभी तक हार नहीं मानी है। साइड की तरफ इशारा करते हुए वो ऐड करते हैं कि उसने प्रिंसेस को बचा हुआ सेब खाने पर फोर्स किया। ये सुनकर कैथरीन का चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर वो उस सेब को पकड़ती है और ओलिविया के मुंह में ठूस देती है। उसे कहती है कि इसे खाओ और उसे अकेला छोड़ दो। ओलिविया का चेहरा भी पीला पड़ जाता है और वो आगे बढ़ती है। उसकी माँ उसे पुकारती है जबकि कैथरीन भागते हुए चिल्लाती है कि वो सौतेली माँ है और उसे ये नहीं बुलाना चाहिए। ओलिविया ब्लश करती है और कटे हुए सेब को घूरती है, फिर जमीन पर गिर पड़ती है। ड्वार्फ्स गिरे हुए लड़के को घसीट कर ले जाने लगे और टीचर ने एमसी के कंधे पर हाथ रखा। अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा कि अब लगता है वो लोग सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकते हैं। थोड़ा आगे झुकते हुए उसने अपनी मुट्ठी कसी और बोला कि उन्होंने तो इस बात पर शर्त तक लगाई थी कि कौन सा ग्रुप सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा। इसलिए प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे ओलिविया की तरफ बढ़ने लगा। वो फूलों के बीच आंखें बंद किए लेटी हुई थी। वो अचानक रुक गया जब भीड़ में से किसी ने पूछा कि वो आखिर क्या कर रहा है। एमसी ने नीचे देखा। जैसे ही पेरेंट्स के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, वो लोग बोलने लगे कि ये बहुत डरावना है। ये वही लड़का है जिसने मॉन्स्टर को मारा था और उसे सिटी हॉल से अवार्ड भी मिला था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे उस मॉन्स्टर की याद आई जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितने लोग मरे हैं। उसने अपने दिमाग में खुद को और बड़ा पाया। उसने एक स्फीयर को पकड़ा हुआ था जबकि अनगिनत आंखें उसे घूर रही थीं। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल एक प्लेयर जैसा था, नॉर्मल लोगों की पहुंच से बिल्कुल परे। तभी एना ने अचानक चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारा।
एमसी ने कंफ्यूज होकर ऊपर देखा और भीड़ में एना को खुशी से चमकते हुए पाया। उसने अपना हाथ उठाए हुए चिल्लाकर कहा कि वो यहाँ है। उसके पीछे उसके फादर ने गर्व से चिल्लाते हुए कहा कि उनका बेटा सबसे हैंडसम है और उसकी मदर ने भी उसकी तरफ हाथ हिलाया। एमसी एक सेकंड के लिए शांति से उन्हें घूरता रहा। उसके गाल लाल हो गए और उसने साई करते हुए सोचा कि वो सब उसे एम्बेरस कर रहे थे। फिर उसने आगे कदम बढ़ाया और ओलिविया के पास गया। उसने एक गहरी सांस ली, आगे झुका, अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा कि वो यकीन नहीं कर सकता कि इतनी सुंदर लड़की सच में एग्जिस्ट करती है। फिर उसने उसके माथे पर किस कर दिया। ओलिविया ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उठकर बैठी और कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। पूरा रूम तालियों की आवाज से गूंज उठा। एमसी ने ओलिविया का हाथ पकड़ा और दोनों साथ चलकर स्टेज के फ्रंट तक आए और बो किया। एक सेकंड बाद बाकी सारे बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए उनके पास आ गए और बोले कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने उसे पकड़ा और हवा में उछालना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था और सोचने लगा कि ये डेंजरस है, वो पक्का नीचे गिरेगा। तभी किसी ने उसे कैच कर लिया। जब एमसी ने अपनी आंखें खोली तो उसके फादर वहां थे और कह रहे थे कि उसने सच में बहुत बढ़िया किया। उनके कंधों पर बैठे हुए प्रोटैगनिस्ट ने अपने डैड के बाल पकड़े और उन्हें अपना बुलाने लगा। फिर वो मुस्कुराते हुए अपनी मदर की तरफ मुड़ा। उन्होंने पूछा कि क्या उसने आखिरकार डिसाइड कर लिया है कि वो क्या बनना चाहता है। एमसी ने उन्हें सरप्राइज से देखा और रियलाइज किया कि उन्होंने उससे पिछले साल भी यही सवाल पूछा था। उसे याद आया जब उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा था कि वो बड़ा होकर क्या करना चाहता है। उस वक्त उसने नीचे देखते हुए जवाब दिया था कि उसे नहीं पता, और सच कहूं तो उसे अभी भी नहीं पता था। फिर वो मुड़ा और अपने दोस्तों को मुस्कुराते हुए देखा। ओलिविया और कैथरीन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डांस करने लगी। तब एमसी ने सोचा कि वो बस खुश रहना चाहता है और किसी को इस खुशी को बर्बाद करने नहीं देगा। स्माइल करते हुए उसने अपना सिर झुकाया और कहा, शायद। आंखें बंद करके एक वॉरियर। उसकी मदर खुशी से मुस्कुराई। फिर उसने अपने फादर से उसे नीचे उतारने को कहा और उसके डैड ये कहते हुए मान गए कि वो उनका वॉरियर है। उसकी मदर उसे थोड़ी देर और देखती रही। उनके गाल लाल हो चुके थे। एमसी दौड़कर अपने दोस्तों के पास वापस गया और उन्होंने सोचा कि उसे उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर उसे यकीन हो। उसे हंसते खेलते देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमेशा उसे सपोर्ट करेंगी। फिर हमारा सीन स्कूल की बिल्डिंग में मूव करता है। एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीकर ने बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल शुरू करने पर कंग्रेचुलेट किया। प्रोटैगनिस्ट उबासी लेने लगा, जबकि नरेशन बताती है कि ये गॉडेस कैलेंडर का 3rd ईयर है और अब वो 8 साल का हो चुका है। कैथरीन चलकर आई और पूछा कि वो प्रिंसिपल की स्पीच के टाइम ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, जिसका उसने जवाब दिया कि ये स्पीच खुद ही में बहुत अजीब है। सैरा ने एक ऑकवर्ड स्माइल दी और शांत रहने की टीचर की वार्निंग दोहराई। जिमी ने अपनी मुट्ठी हवा में की और बोला कि यहाँ पक्का बहुत सारे स्ट्रांग बच्चे होंगे। फिर उसने पूछा कि एमसी स्कूल का बॉस कब बनेगा, जिस पर एमसी ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और उसे शांत हो जाना चाहिए। पूरा रूम तब शांत हो गया जब जिमी ने उसे दोबारा बॉस बुलाया। उसने तुरंत उससे कहा कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। इन सब के बावजूद बच्चे स्कूल को लेकर क्लियरली एक्साइटेड थे। कैथरीन चिढ़ने लगी और प्रोटैगनिस्ट बस ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो ऑलरेडी इन सबसे पूरी तरह थक चुका था। वो सब अब इंट्रोडक्शंस के लिए क्लास में थे। कैथरीन ने सबको ग्रीट किया और अपना नाम बताते हुए ऐड किया कि वो हाना डिस्ट्रिक्ट से है। अपने चेस्ट पर हाथ रखे हुए वो बोलती चली गई। उसने डेनिम्स किंडरगार्टन से पढ़ाई की थी। उसे खेलना और दोस्त बनाना पसंद था। उसे मेलोड्रामास पसंद थे और म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था। एमसी बस ये सोच रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही बोलती है। नैन्सी ने एक हाथ उठाया और ऑकवर्ड तरीके से उसकी बात काटते हुए कहा कि वो बाकी सब अगली बार के लिए बचा कर रखे, क्योंकि आज उनके पास वक्त बहुत कम है। कैथरीन बिना किसी परवाह के वापस अपनी सीट पर बैठ गई और बोली, ठीक है, जब मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं। चीजों को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नैन्सी ने एमसी को खड़े होकर खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहा। वो अग्री हो गया। अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले उसने अपना नाम बताया और कहा कि वो डवान किंडरगार्टन से है। फिर उसने सिंपली कहा कि वो होप करता है कि सब मिलजुल कर रहेंगे। पूरी क्लास उसे घूरती रही जब नैन्सी ने पूछा कि क्या बस इतना ही। उसने हाँ कहा और उसने उसे बैठने को कह दिया। एक और ऑकवर्ड स्माइल के साथ नैन्सी ने नेक्स्ट सैरा का नाम बुलाया और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहा। सैरा धीरे से खड़ी हुई, काफी नर्वस लग रही थी और उसने कहा कि वो इंट्रोड्यूस करेगी। उसने अपनी आंखें कस के बंद की और डर से कांपते हुए शुरुआत करने का स्ट्रगल करने लगी। आखिरकार सैरा ने अपना नाम बोला। एमसी अपनी क्लासमेट को डर से कांपते हुए देखता रहा। बाद में स्टोरी सैरा के घर शिफ्ट होती है। एक पिंक एप्रन पहने हुए आदमी बच्चों को वेलकम करता है और बताता है कि वो सैरा के फादर है। प्रोटैगनिस्ट और बाकी सब उन्हें वापस ग्रीट करते हैं। सैरा के फादर पूछते हैं कि क्या सफर लंबा था। वो उनके लिए बढ़िया लंच बनाएंगे और पूछते हैं कि वो लोग पीने में क्या चाहेंगे। सैरा के फादर को ध्यान से देखते हुए एमसी ने फ्राउन किया। अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए एमसी को लगा कि उसने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। इस दौरान बाकी बच्चे चॉकलेट ड्रिंक्स, मैंगो जूस और योगर्ट वगैरह की डिमांड कर रहे थे और सैरा ने भी योगर्ट ही मांगा। फिर सैरा के फादर उसकी तरफ मुड़े और पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर खुद की तरफ पॉइंट किया। एक सेकंड सोचने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने एस्प्रेसो या बनाना जूस मांगा। जब खाना सर्व हुआ तो बच्चे खुशी से खेल उठे। एक गोल मटोल क्लासमेट तो अपना कांटा ही चाटने लगा। खाने का टेस्ट इतना अमेजिंग था कि सब चौंक गए और लगातार पूछने लगे कि वो आखिर खा क्या रहे हैं। कैथरीन ने स्माइल करते हुए कहा कि सैरा के फादर एक अमेजिंग कुक हैं। जिमी ने पूछा कि वो ऐसे क्यों एक्ट कर रही है जैसे किसी बात का प्राउड हो, जिसका उसने तुरंत जवाब दिया कि सैरा उसकी दोस्त है। जिमी बोला कि उसकी बात समझ आती है क्योंकि वो इनहेरेंटली एक भुक्कड़ है। कैथरीन गुस्सा हो गई और उसे दोबारा वैसा बुलाने से मना किया, जिसके बाद वो चुप हो गया। फिर भी जिमी ने उसे जीभ चढ़ाई और उन्हें हाफ लिटेड आंखों से देखता रहा। एमसी ने पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या खा लिया था जिसका इतना ह्यूज रिएक्शन मिला। फिर वो वहीं का वहीं जम गया, उस ग्लास को देखते हुए जिसके चारों तरफ एक ब्लू फ्लेम थी। एमसी ने पूछा कि अभी उसने आखिर पिया क्या है। वो डर से उसे घूरने लगा और उसे रियलाइज हुआ कि ये ड्रिंक उसका माना वापस रिस्टोर कर रही थी। एमसी ने फ्राउन किया। ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए जब तक कि उसने कोई पोशन न पिया हो। पोशंस वो एलिक्सर होते हैं जो बॉडी का माना वापस रिफिल कर देते हैं।
जो प्लेयर्स मॉन्स्टर से लड़ते हैं उनके लिए इसे अपने साथ कैरी करना अपनी जान बचाने जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। सैरा ने घबराकर पूछा कि क्या कुछ गलत है और क्या उसे ये पसंद नहीं आया। उसने जल्दी से जवाब दिया कि ये डिलिशियस है। फिर प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि उसके फादर का नाम क्या है। जब चाय डाली जा रही थी, सैरा ने बताया कि उनका फैमिली नेम यांग है और उनका फर्स्ट नेम सीकन है। एमसी एकदम शांत हो गया। वो पूरी तरह स्टन्ड लग रहा था। अगले ही सेकंड एमसी सैरा की तरफ लपका और उससे पूछा कि क्या वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनेगी। वो मन ही मन मुस्कुराया, उस आदमी के बारे में सोचते हुए। इस आदमी ने पूरी पोशन मार्केट को बदलकर रख दिया था। उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे सीकन ने केयरफुली इंग्रेडिएंट्स चुने और अपने फिल्टरिंग गिफ्ट का यूज करके उनमें से माना एक्सट्रैक्ट कर लिया था। आगे चलकर वही आदमी पोशंस का किंग बनने वाला था और द एलिस ग्रुप साउथ कोरिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक को लीड करने वाला था। एमसी ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि उसने पहले कभी नहीं सुना था कि उनकी कोई बेटी भी है। तभी उसे एक बात क्लियर हुई, सीकन फ्यूचर में इसलिए बच सका था क्योंकि सैरा बच गई थी। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ सैरा के कंधे पर रखा और उसे उसके नाम से पुकारा। फिर उसने अपने आप पर पॉइंट किया और उससे कहा कि अगर स्कूल में कोई उसे परेशान करे तो वो सीधा उसे बताए। वो ऐसा किसी को नहीं करने देगा। सैरा ने उसकी तरफ हल्की सी स्माइल दी, मान गई और उसे थैंक यू कहा। वापस क्लास में सैरा अभी भी अपनी मुट्ठियां कसे हुए खड़ी थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि वो भी एमसी और कैथरीन के साथ डुआन किंडरगार्टन गई थी और उसे रीडिंग करना और चाय पीना पसंद है। सैरा ने एक शाय स्माइल के साथ ऐड किया कि उसे नए लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो होप करती है कि सब पहले उससे बात करेंगे। एमसी ने उसे थम्स अप दिया और सोचा कि उसने सच में बहुत बढ़िया किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से एक्सपेक्ट करता था। नैन्सी ने सैरा को थैंक यू कहा। फिर उसने सबको क्लेयर को सुनने के लिए कहा। एमसी कंफ्यूज होकर मुड़ा। उसने नोटिस किया कि लड़की का कान हिला और फिर उसे दिखा कि उसकी एक पूंछ भी थी। क्लेयर अनईजी होकर खड़ी हुई, जबकि पूरी क्लास आपस में फुसफुसाने लगी। पूछने लगे कि क्या वो कोई मॉन्स्टर है। किसी ने तो उसे हाफ ब्रीड तक कह दिया। एक हाफ ब्रीड वो होता है जो बुरी तरह मिक्स जीन्स के साथ पैदा होता है। क्योंकि बहुत से लोगों ने मॉन्स्टर्स की वजह से अपने अपनों को खोया था, इसलिए वो उसको डर और गुस्से की नजर से देख रहे थे। क्लेयर ने अपना सिर झुकाया, जबकि स्टोरी ये एक्सप्लेन करती है कि लोग हाफ ब्रीड से नफरत करते थे क्योंकि वो मॉन्स्टर्स जैसे दिखते थे। अभी भी ऑकवर्ड फील करते हुए क्लेयर ने अपना नाम बताया, मान लिया कि वो किंडरगार्टन नहीं गई थी और सबसे दोस्ती करने के लिए पूछा। एमसी ने लोगों की बातें सुनी। कुछ बच्चों ने कहा कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्लेयर के करीब जाने से मना किया है। उसे रियलाइज हुआ कि लोगों के दिमाग में हाफ ब्रीड्स के लिए काफी बदसूरत ख्यालात भरे थे। नैन्सी ने लिस्ट में अगले स्टूडेंट का नाम देखा, पर जिमी तो पहले से ही खड़ा हो चुका था। उसने जल्दी से अपना नाम बोला, कहा कि उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग पसंद है और ऐड किया कि उसके बॉस उसे माना कंट्रोल सिखाते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि वो किस बॉस की बात कर रहा है और जिमी हैरानी से बोला कि ये बात कोई पूछने वाली है क्या, और उसने सीधा एकदम हैरान एमसी की तरफ इशारा कर दिया। जिमी ने डिक्लेयर किया कि उसका बॉस यही मौजूद है। उसने अपना मसल फ्लेक्स किया और अनाउंस किया कि प्रोटैगनिस्ट इस क्लास का बॉस है, सबको वार्न करते हुए कि वो उससे पंगे ना ले क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। पूरी क्लास बॉस के लिए चीयर करने लगी। नैन्सी ने सिर्फ ऑकवर्डली स्माइल की और जिमी को शांत होने को कहा। फिर उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो गई। एक नाराज आवाज में नैन्सी ने एमसी को स्कूल के बाद रुकने और अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहा क्योंकि उसे उनसे बात करनी थी। एमसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर गलत क्या किया है। अपने डेस्क पर वापस आकर वो थक हार कर लेट गया और सोचने लगा कि ये बिल्कुल वैसा ही एग्जॉस्टिंग है जैसा उसने सोचा था। स्कूल के बाहर बच्चे चिल्ला रहे थे कि बॉस सबसे बेस्ट है। प्रोटैगनिस्ट को टीचर्स ऑफिस भेजा गया था और वो ऑलरेडी समझ चुका था कि उसकी स्कूल लाइफ अब नरक बन रही है। बाद में हाथ में ट्रे लिए हुए एमसी सोचता है कि फर्स्ट ईयर के मना टेस्ट्स आखिरकार खत्म हो गए। जिमी और क्लेयर का स्कोर एवरेज से ऊपर रहा था, पर सैरा की सिचुएशन अलग ही थी। उसका रिजल्ट इतना अजीब था कि उन्होंने शायद उसे बस एवरेज घोषित करके टेस्ट आगे बढ़ा दिया होगा। जिमी ने हाथ हिलाकर एमसी को अपने पास बुलाया। क्योंकि पूरा दिन बिना किसी बड़ी मुसीबत के निकल गया था, इसलिए एमसी ने डिसाइड किया कि वो अब कम से कम शांति से बैठकर खाना तो खा ही सकता था। वो सभी लंच के टाइम कैफेटेरिया में थे। जिमी ने अपनी चेस्ट थपथपाई और कहा कि वो जाकर थोड़ा और खाना लाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और पॉइंट आउट किया कि ये उसका तीसरा चक्कर था, तो कुक जल्दी ही उसे याद रखेगा। जिमी ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि कुक ऑलरेडी उसका नाम जानता है। कैथरीन अनॉयड होकर उठ खड़ी हुई और पूछी कि क्या उसका खाना हो गया, क्योंकि उसे भी और चाहिए था। प्रोटैगनिस्ट ने एक चालाक स्माइल दी। फिर उसने कहा, क्यों नहीं, वो तो वैसे भी एक भुक्कड़ है। कैथरीन भड़क गई और चिल्लाने लगी कि वो कोई भुक्कड़ नहीं है। उसने शुरू में बस कम खाना लिया था। उसने सेरा से उसे सपोर्ट करने को कहा और सेरा ने कहा कि एमसी गलत है। एमसी और कैथरीन अपनी चम्मच से लड़ने लगे, पर पास से आती एक आवाज ने उस शोर को काट दिया और पूछा कि क्या वो सच में वही है। किसी ने क्लेयर को पीछे से देखा और बोला कि इसकी सच में एक पूंछ है। बाकी बच्चे गॉसिप करने लगे कि उस जैसी लड़की स्कूल ही क्यों आती है। क्लेयर ने दूसरी तरफ देखा जब किसी ने कहा कि किसी को उसके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करना चाहिए। क्लेयर अपनी ट्रे के साथ कैफेटेरिया से गुजर रही थी और उसकी नजर एक खाली सीट पर गई। वहां 3 स्टूडेंट्स बैठे थे। क्लेयर ने डरते हुए पूछा कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। लारा ने तुरंत मना कर दिया। अपना खाना चबाते हुए एमसी सोचने लगा कि ये अजीब बात है कि क्लेयर ने जाकर लारा से ही पूछा। लारा ने नीचे क्लेयर की तरफ देखा और पूछा कि उसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि ये पूछना किसी पागलपन से कम नहीं हो। फिर उसने ढिठाई से पूछा कि क्लेयर खुद को समझती क्या है। लारा के दोस्त भी इसमें कूद पड़े और बोले कि क्लेयर को अपनी औकात पता होनी चाहिए और अपने कपड़ों को देखना चाहिए। क्लेयर शॉक में जमीन की तरफ देखती रही जब वो सब उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते रहे। बोले कि उसने इन कपड़ों को शायद कहीं से उठाया होगा और उसे उसकी चर्च में ही रहना चाहिए था। चुपचाप क्लेयर ने माफी मांगी। कैथरीन भड़क गई और पूछी कि लारा को आखिर हर जगह अपनी मर्जी चलाने का राइट किसने दिया है, बस इसलिए क्योंकि वो रिच है। सेरा ने ऐड किया कि लारा उसके साथ क्रूरटी कर रही है। जिमी ने एमसी और बाकियों की तरफ देखा, ये वेट करते हुए कि कोई कुछ एक्शन ले। लाफ्टर फैलने लगी और किसी ने पॉइंट किया कि क्लेयर रो रही है। एमसी चलकर उसकी तरफ जाने लगा।
उस मोमेंट ने उसके दिमाग में एक मेमोरी को ताज़ा कर दिया जिसमें MC आर्मर पहने हुए था और ये सुन रहा था कि सभी हाफ ब्रीड्स अच्छे नहीं होते। जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसने कहा कि इसी वजह से लोग अक्सर एक्ट करते हैं जैसे उनके दिल बहुत नरम हो। फिर वो बोलता है कि ये सारी बातें बस एक झूठ हैं। हाँ, उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चे भी, पर ऐसे बहुत से हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैथ्यू उसके सामने बैठा हुआ था और उसने पूछा कि आगे क्या होगा। आदमी ने कहा कि हाफ ब्रीड्स को बस इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए कि वो हाफ ब्रीड्स हैं। फ्राउन करते हुए उसने आगे ऐड किया कि अगर मैथ्यू सिर्फ उसकी वजह से इतना केयर कर रहा है तो उसे ये बंद कर देना चाहिए। मैथ्यू ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो अच्छा है, पर आदमी ने कहा कि उसे गलतफहमी हो गई है। मैथ्यू अचानक से खड़ा हो गया जिससे वो आदमी डर के उछल गया। उसने अपनी सोर्ड निकाल ली और पूछा कि क्या उस आदमी को लगता है कि वो कमजोर है। उस आदमी ने घबराकर अपने हाथ सिर पर रख लिए और जल्दी से नो कहा। पूछने लगा कि मैथ्यू इतना हाइपर क्यों हो रहा है। मैथ्यू गुस्से से बोला कि वो बीच रात में सिर्फ उसे परेशान करने के लिए उसके टेंट में क्यों आया है। अपनी सोर्ड उसकी तरफ पॉइंट करते हुए मैथ्यू ने उसे निकल जाने और पेट्रोल पर जाने को कहा, वरना उसे मार पड़ेगी। वो आदमी मान गया। फिर स्टोरी अबिस डंजन पर शिफ्ट होती है। किसी ने एक मॉन्स्टर पर अटैक किया। एक लड़के ने कहा कि ये मॉन्स्टर भी वैसे ही स्ट्रांग था जैसे वहां के बाकी मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर उसने शॉक में नीचे देखा। उस मॉन्स्टर ने वापस अटैक कर दिया था। उसके अटैक ने उसकी चेस्ट पूरी तरह फाड़ दी थी। एक शार्प और खूनी इंसेक्ट जैसी टांग ने उसके आर पार कर दिया। मैंटिस मॉन्स्टर दोबारा उनकी तरफ मुड़ा और अटैक करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक नया अटैक रेडी किया। किसी ने भागने की कोशिश की। मैथ्यू भागकर सीधा उस मैंटिस से टकराया। उसने आगे देखते हुए पूरा ध्यान लगा लिया। उस अटैक ने मैंटिस को हवा में पीछे उड़ा दिया, पर वो दोबारा जोर से झपट पड़ी, इस बार सीधा उन लोगों पर। मैथ्यू ने अटैक डॉज किया और अपनी सोर्ड पर पकड़ कसके टाइट की। मैंटिस के अंदर से हीमोलिम्फ बहने लगा। मैथ्यू ने उसकी बॉडी के आर पार काट दिया। वो आखिरी अटैक था जिसने उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। उसने उस लड़के का नाम जोर से पुकारा और भागकर उसके पास गया। मैथ्यू ने अपने घायल दोस्त को पीठ पर उठा लिया। पान ने उसे जाने को कहा। वो लोग बहुत आगे आ चुके थे और अब रुकने या हेजिटेट करने का वक्त नहीं था। एक स्टाफ पकड़े हुए लड़की दौड़ती हुई आई और मैथ्यू ने उससे हेल्प मांगी, पर पान ने उसकी बात काट दी। वो लड़की शॉक के मारे अपनी उंगली चबाने लगी जब पान ने कहा कि मैथ्यू भूल गया कि वो इन वूंड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। उसका बहुत खून बह चुका था। पान ने कहा कि वो मरने वाला है, इसलिए उन्हें कम से कम उतने मॉन्स्टर्स को जरूर मारना चाहिए जितने वो मार सकते हैं। उनके आसपास मॉन्स्टर्स की लाशें का ढेर लगा हुआ था। किसी ने पूछा कि वो लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हैं। मैथ्यू ने चुपचाप सरेंडर करते हुए पूछा कि पान की आखिरी ख्वाहिश क्या है। पान को याद आया कि उसने पहले क्या कहा था और उसने पूछा कि क्या मैथ्यू को अभी भी याद है। सभी हाफ ब्रीड्स अच्छे नहीं होते और तुम्हें उनको इसलिए फेवर नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो हाफ ब्रीड्स हैं। मैथ्यू ने कहा कि उसे याद है। अपने दांत पीसते हुए पान ने कहा कि बाहर और भी बुरे लोग हो सकते हैं और मैथ्यू इसे इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जबकि वो लड़की पास ही खड़ी रो रही थी, पान ने अपनी बात पूरी की कि वो उन बुरे लोगों से बिल्कुल अलग नहीं है। उसका हाथ नीचे गिर गया और उसके आखिरी शब्द थे कि वो एक बहुत बुरा इंसान था। मैथ्यू शॉक में अपने दोस्त की डेड बॉडी को घूरता रहा।